Good afternoon, everyone. Hope Good afternoon. we hope everyone is safe and secure in this pandemic. So, welcome again in our today's webinar session, Data Safety and Control Mechanism in Busy. तो इसी के साथ सर स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना वेबिनार सेशन। और स्टार्ट करने से पहले कुछ सर रिक्वेस्ट है, इंस्ट्रक्शंस हैं सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए, वो मैं एक बार आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। वेबिनार सेशन के दौरान सर जो भी टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे आज, उन टॉपिक से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरीज रहती हैं, कोई भी आपके डाउट्स रहते हैं, तो वो आप प्लीज़ अपने पास नोट डाउन कीजिए, मार्क कीजिए, या चैट बॉक्स में जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनसे आप पूछ सकते हैं। वहाँ पे क्वेरी राइट डाउन कर लीजिए चैट बॉक्स में। आपके पास ओपन चैट बॉक्स की विंडो ऑन स्क्रीन आपके पास आ रही है, उसमें आप अपनी क्वेरीज लिख सकते हैं, वहाँ पे आपको रिवर्ट मिल जाएगा क्वेरीज का। एंड एट द एंड ऑफ दिस सेशन, कि जब हम वेबिनार सेशन को एंड करेंगे सर, तो अब एक क्वेरी सेशन हम रखेंगे 1-to-1, जिसमें हम सभी पार्टिसिपेंट्स की 1 by 1 क्वेरीज को टेकअप करेंगे। सो यू ऑल आर रिक्वेस्टेड कि सर सेशन के दौरान क्वेरीज पूछ के बाकी लोगों को इंटरप्शन ना करें हम सेशन को। सभी लोग अपनी क्वेरीज को नोट डाउन कीजिए और चैट बॉक्स के माध्यम से आप उसको पूछ सकते हैं, उसका सॉल्यूशन ले सकते हैं। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम अपने वेबिनार सेशन में। तो सेशन है सर, आज का जो वेबिनार है हमारा, डेटा सेफ्टी एंड कंट्रोल मैकेनिज्म। सर सबसे पहले रहता है कि किसी भी एज अ यूजर जब हम मार्केट में सॉफ्टवेयर सर्च करते हैं, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर या इन्वेंट्री मैनेजमेंट, अदर जो भी सॉफ्टवेयर हैं जैसे टैक्सेशन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर जब हम अपने बिजनेस में इंट्रोड्यूस करते हैं तो हमारा कंसर्न होता है जो हमारा बिजनेस का प्रोसेस है वो एफिशिएंटली और स्मूथली रन हो जाए, और जो हमारा एक पूरा मैनुअल वर्किंग है वो कन्वर्ट हो जाए हमारा डिजिटल वर्किंग में और सॉफ्टवेयर वर्किंग में। बट इन सभी कंसर्न्स के साथ साथ एक जो मेजर कंसर्न होता है, एक जो बड़ा पॉइंट होता है जब हम सॉफ्टवेयर को एनालाइज चूज करते हैं, वो रहता है सर हमारे डेटा की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। और एज अ ऑनर, एज अ मैनेजमेंट, हम अपनी कंपनी में जब किसी सॉफ्टवेयर को एनरोल करते हैं, सॉफ्टवेयर में इम्प्लीमेंट करते हैं, तो हम चाहते हैं कि जो उसका कंट्रोल है सॉफ्टवेयर का वो मैनेजमेंट के हाथों में रहे, डेटा की सेफ्टी रहे, डेटा की सिक्योरिटी रहे। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी बिजनेस के लिए डेटा जो है सर उसकी लाइफलाइन होता है। प्रीवियस पीरियड से लेकर के आपके करंट पीरियड तक, करंट डेट तक का डेटा आपके पास अवेलेबल रहता है ऑन अ सिंगल क्लिक। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, नेसेसरी हो जाता है कि आप एज अ ऑनर और एज अ मैनेजमेंट उस डेटा की सिक्योरिटी, उसकी एक्यूरेसी को मेक श्योर करें, फुल प्रूफ करें। तो इसी कंटेक्स्ट में बिजी सॉफ्टवेयर कैसे हमारी हेल्प करता है और क्या क्या फैसिलिटीज हमें बिजी सॉफ्टवेयर में मिलती हैं, वो हम आज के वेबिनार सेशन में कवर करेंगे। एज अ बिजी कंपनी हमने भी कोशिश की है यहाँ पर कि जो हमारे यूजर्स हैं, जो हमारे यूजर्स की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका जो डेटा है वो मैनेजमेंट के कंट्रोल में रहे। जो भी ऑपरेटर्स उसमें काम कर रहे हैं उनके रोल एंड राइट्स लिमिटेड रहें, डिफाइन रहें मैनेजमेंट के थ्रू, ऑनर्स के थ्रू। तो उन्हीं सारी रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए, मार्केट को एनालाइज करते हुए बिजी कंपनी ने सॉफ्टवेयर में प्रोविजंस दिए हैं। उन्हीं प्रोविजंस को हम डीपली अंडरस्टैंड करेंगे, डीपली देखेंगे कि कैसे उनको इम्प्लीमेंट करते हैं और उनके क्या क्या बेनिफिट्स हमें मिलते हैं हमारे डे टू डे बिजनेस रूटीन में। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है इन फीचर्स को यूज़ करना, इनको कॉन्फ़िगर करना, बट जो इनका यूजेस है वो अल्टीमेटली आपके बिजनेस को एक पावर प्रोवाइड करता है, एक कंट्रोल प्रोवाइड करता है आपके डेटा को सिक्योर रखने में, उसकी एक्यूरेसी को बनाए रखने में। तो डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस जैसे रहते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में, तो वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप उन डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस को कंट्रोल कर सकें, मैनेज कर सकें। और ये मैनेजमेंट और ये कंट्रोल तभी पॉसिबल होता है जब आपके पास उसके लिए एफिशिएंट टूल्स हो, एफिशिएंटली फैसिलिटीज अवेलेबल हो आपके सॉफ्टवेयर में। तब आप उन टूल्स की हेल्प से
अपने डेटा की सिक्योरिटी को मेंटेन कर सकते हैं। तो लेट्स सी कि क्या क्या फैसिलिटीज और फीचर्स हमें सेशंस में देखने को मिलेंगे। तो आइए इसी के साथ सर हम आगे चलते हैं। टॉपिक्स टू बी कवर्ड, सबसे पहले हम देखेंगे कि आज हमारे वेबिनार सेशन में हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे। मेजरली हम कौन कौन से फीचर्स हैं जो हम वेबिनार में अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले है सर फीचर्स हमारे पास डेटा फ्रीजिंग। एक सॉफ्टवेयर के अंदर, एक एप्लीकेशन के अंदर बैकएंड पे जो आपका एक डेटा क्रिएट होता है, डेटा जो बनता है, उस डेटा को फ्रीज करने का प्रोविजन, उस डेटा को फ्रीज करने की फैसिलिटी बिजी सॉफ्टवेयर में मिलती है। और डेटा फ्रीजिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल रोल प्ले करता है आपके डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस में। ये आपको मेक श्योर करता है कि ऑपरेटर लेवल पर, क्लरिकल लेवल पर कोई भी मिस्टेक्स ना हो, इंटेंशनली कोई भी रॉन्ग एंट्रीज पास ना करे बैकडेट में आपके एंट्रीज में, और डेटा जो आप फाइनलाइज कर चुके हैं अपने इनकम टैक्स के लिए, अपनी ऑडिट पर्पस के लिए, उस डेटा में कोई मैनिपुलेशन ना हो सके, कोई मॉडिफिकेशन। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि डेटा फ्रीजिंग फीचर्स का यूज हम इस कंटेक्स्ट में करते हैं। नेक्स्ट है वार्निंग अलार्म्स। डे टू डे जब सर सॉफ्टवेयर को हम यूज करते हैं, बिजी में वर्किंग करते हैं, कुछ यूजर्स हमारे साथ हैं जो बिजी यूज कर रहे हैं, कुछ नए प्रोस्पेक्ट्स भी हमारे साथ हैं हमारे यहाँ पर जो फर्स्ट टाइम बिजी के बारे में जान रहे हैं। तो जब हम बिजी में वर्किंग करते हैं, ट्रांजेक्शन्स पास ऑन करते हैं, डेटा कैप्चर करते हैं, वहाँ पर हमें ज़रूरत रहती है जनरली कि जो हमारे ऑपरेटर्स हैं, जो हमारे एग्जीक्यूटिव्स हैं जो वर्किंग करते हैं बिजी सॉफ्टवेयर पर, उनको ये चाहिए कि जब वो एंट्रीज कर रहे हैं और किसी कंटेक्स्ट में उन्होंने एंट्रीज को गलत पास कर दिया है, बाय मिस्टेकली उनसे कोई गलती हो गई है एंट्रीज पास करने में, तो एज अ सॉफ्टवेयर हम आपको वहां पर क्या फैसिलिटी दे सकते हैं, या एज अ मैनेजमेंट आप वहां पर क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि सॉफ्टवेयर का पर्पज है सर वो गलतियां होने से रोके, आपको उन गलतियों को करने से पहले इन्फॉर्म करे, आपको नोटिस कराए, सो दैट कि जो एग्जीक्यूटिव हैं, जो ऑपरेटर्स हैं, वो उन गलतियों को ना करें और अपने डेटा की जो फीडिंग है वो करेक्ट कर लें। अल्टीमेटली कोई भी फाइनल रिजल्ट्स तभी प्रिपेयर होते हैं, तभी तैयार होते हैं जब हम पहले बेसिक लेवल पर एंट्रीज ठीक तरीके से पोस्ट करते हैं, डेटा को उसके स्ट्रक्चर्ड मैनर में कैप्चर करते हैं कि सेल की एक एंट्री अगर हम सेल्स के लेजर से ही पास करेंगे तभी वो हमारी रिटर्न्स में, हमारे अकाउंट्स में सही इफेक्ट लेकर के आएगी। अदरवाइज अगर हम वहां पर गलती करते हैं, कोई भी मिस्टेक करते हैं अकाउंटिंग को लेकर के या टैक्सेशन को लेकर के, तो एट द एंड हमारे जो रिजल्ट्स हैं, जो रिपोर्ट्स हैं, वहां पर गलती होने के चांसेस हो जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ऑटो बैकअप। एक मेजर कंसर्न रहता है सॉफ्टवेयर के अंदर, सॉफ्टवेयर के साथ, कि जब हम सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं और वहां पर हमने देखा कि हमारे पास सिक्योरिटी और कंट्रोल्स के तो सफिशिएंट टूल्स हमें मिल जाते हैं, लेकिन क्या बैकअप का प्रोविजन है, या बैकअप हमें सॉफ्टवेयर में मैनुअली लेना पड़ रहा है, जो कि अल्टीमेटली एक टास्क बन जाता है हमारे खुद के लिए या हमारे मैनेजमेंट में, ऑर्गेनाइजेशन में, हमारे ऑपरेटर्स के लिए। आज के टाइम में जहाँ पर टाइम टू टाइम वायरसेस इफेक्ट्स होते रहते हैं, रैंसमवेयर्स आते रहते हैं सर, आपके इंटरनेट कनेक्टिविटी के थ्रू आपकी फाइलें करप्ट हो जाती हैं, तो वहां पर ये उतना ही ज्यादा और इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप अपने रनिंग डेटा की कॉपी सेफली एक सेकंड डिवाइस पर जरूर रखें अपने पास। और वो सेफली रखने का जो प्रोसेस है, जो डेटा को कॉपी करने का जो प्रोसेस है, क्या वो मैनुअली करना पड़ रहा है किसी सॉफ्टवेयर में, या वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है बैकअप लेना, तो वहां पर ये एक सॉफ्टवेयर में डिसएडवांटेज होता है। बट जब हम बिजी की बात करते हैं, जब हम बिजी में यूज करते हैं, तो यहाँ पर हमें फैसिलिटी मिलती है ऑटो बैकअप की, कि जहाँ पर आप मल्टीपल टाइम इंटरवल्स अपनी कॉन्फ़िगरेशंस में बता सकते हैं, मल्टीपल डेज के लिए बैकअप शेड्यूल कर सकते हैं, मल्टीपल कंपनीज के लिए आप बैकअप ले सकते हैं, और रनिंग टाइम में जब आपके ऑर्गेनाइजेशन में बिलिंग चल रही है, जब आप वर्किंग कर रहे हैं सॉफ्टवेयर पर, तब बैकएंड पर ये फैसिलिटी
रन होती है, बैकएंड पर ये फीचर काम करता है, तो आपकी जो वर्किंग है वो उसमें कोई इंटरप्शन नहीं आती है। विदाउट एनी इंटरप्शन आपका ऑटो बैकअप आपके अकॉर्डिंग शेड्यूल किए हुए टाइम पर कंप्लीट हो जाएगा और आपको डेटा की एक सेकंड कॉपी बना करके दे देगा। ना सिर्फ कॉपी बना करके प्रोवाइड करेगा सर मैनेजमेंट को, ओनर्स को, बल्कि डेटा सक्सेसफुली हो गया है इस बात की इंफॉर्मेशन भी आपके मोबाइल पर आपको पहुंचा दिया जाएगा। ये फैसिलिटी भी ऑटो बैकअप के अंदर इनबिल्ट की गई है, ये प्रोविजन भी ऑटो बैकअप में दिया गया है। नेक्स्ट कुछ टॉपिक्स है हमारे पास। यूजर लॉक। यूजर लॉक एक बहुत ही फास्ट और अच्छा फीचर है बिजी में, जो कि एक शॉर्टकट कीज की हेल्प से हम यूज करते हैं बिजी सॉफ्टवेयर में। कि जब हम रनिंग टाइम में काम कर रहे हैं बिजी में, और काम करने के दौरान हमें 5 to 10 मिनट्स के लिए, 15 मिनट्स के लिए किसी मीटिंग के लिए, शॉर्ट मीटिंग के लिए या किसी और काम के लिए अपनी सीट को छोड़ना होता है, और हम नहीं चाहते कि बिजी पूरा क्लोज डाउन करें और फिर से वापस आए कंपनी में लॉग इन करें। ये प्रोसेस हम रिपीट नहीं करना चाहते, बट फिर भी एज अ यूजर हम चाहते हैं कि हमारी जो सिक्योरिटी है, जो हमारी सिक्योरिटी है वो बनी रहे। हम जब मीटिंग के लिए जाएं, 15 मिनट्स का ब्रेक लें, तो उस दौरान कोई भी सेकंड पर्सन हमारे यूजर से किसी एंट्रीज को मॉडिफाई ना करे, डेटा को मैनिपुलेट ना कर सके। उसको हम कैसे मेक श्योर करेंगे? वन वे एक तो तरीका है सर कि आप कंपनीज को क्लोज डाउन कर दीजिए प्रॉपर, और वापस जब आप आए तो वापस बिजी को ऑन करके कंपनीज में लॉग इन किए करेंगे, और अपने यूजर नेम एंड पासवर्ड्स के साथ लॉग इन करके आप काम को कंटिन्यू कर सकते हैं, अपनी वर्किंग को। लेकिन हमें लॉग आउट करना और लॉग इन करना वापस हमें नहीं करना है, और हम फैसिलिटी चाहते हैं कि इंस्टेंटली हमारे पास प्रोविजन हो कि हम किसी तरीके से इस चीज को मेक श्योर करें कि हमारे बाद जब तक हम वापस ना आए और जब तक वो सिस्टम खाली है, कोई भी बिजी के अंदर वर्किंग ना कर सके हमारे यूजर पर। उसके लिए प्रोविजन दिया हुआ है यूजर लॉक का। ऑडिटिंग एक फीचर दिया हुआ है सर, जो कि हर एक सॉफ्टवेयर में मोस्ट रिक्वायर्ड फीचर है। जब हम बात करते हैं अकाउंटिंग की और टैक्सेशन की, तो वहां पर ये इतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ईयर एंड पर जब आपको अकाउंट्स फाइनलाइज करने हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन फर्म के बिजनेस के अकाउंट्स फाइनलाइज करने हैं, वहां पर ये फीचर मोस्ट रिक्वायर्ड है कि आपके सॉफ्टवेयर में प्रोविजन होना चाहिए डेटा ऑडिटिंग का। जो भी आपके कंसल्टेंट्स हैं, टैक्स प्रैक्टिशनर्स हैं, और जो सीए पर्सन हैं, उनके लिए मोस्ट यूजेबल फीचर है और डेटा ऑडिटिंग का, कि पूरा डेटा वन बाय वन उनको ओपन नहीं करना होता, जस्ट एंट्रीज को क्रॉस चेक करके उसको कन्वर्ट करना होता है ऑडिटेड और अनऑडिटेड में। तो इसको हम देखेंगे अपने वेबिनार सेशन में बहुत डीपली और ब्रीफली कि ऑडिटिंग हम कैसे कर सकते हैं बिजी सॉफ्टवेयर में। एंड द लास्ट वन इज यूजर कंट्रोल। यूजर कंट्रोल सर अपने आप में बहुत बड़ा एक मॉड्यूल है बिजी सॉफ्टवेयर में, और इस मॉड्यूल में मल्टीपल फैसिलिटीज, मल्टीपल फीचर्स प्रोवाइड किए गए हैं। आपके ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एग्जीक्यूटिव्स हैं, जितने भी ऑपरेटर्स हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए, उनका जो रोल है सॉफ्टवेयर में वर्किंग करने के लिए, उस रोल को डिफाइन करने के लिए, उनके राइट्स को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए मल्टीपल फीचर्स दिए हुए यूजर कंट्रोल मॉड्यूल के अंदर, जिसके बेसिस पे एज अ ओनर और एज अ मैनेजमेंट आप अपने सॉफ्टवेयर को टोटली अपने कंट्रोल में रख सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग उसको वर्कआउट करवा सकते हैं। कि जहाँ पर आप बता सकते हैं कि कौन से एग्जीक्यूटिव्स क्या वर्किंग उसके अंदर करेंगे, उनको कौन कौन सी रिपोर्ट्स देखने के लिए आप राइट्स देंगे, परमिशंस देंगे, क्या वो बैकडेट एंट्रीज कर सकते हैं या प्राइस चेंज कर सकते हैं आपकी एंट्रीज में। एक बार जो इनवॉइस प्रिंट हो जाता है, क्या उसको रीप्रिंट किया जा सकता है। ऐसे ही बहुत सारे फीचर्स और ऑप्शंस हमें यूजर कंट्रोल मॉड्यूल में कॉन्फ़िगरेशन के लिए मिलते हैं, और उसको हम देखेंगे अपने सेशन में, वेबिनार में। और ये वो मेजर फीचर्स हैं जो डेटा सेफ्टी और कंट्रोल मैकेनिज्म के पावरफुल टूल्स है। अपार्ट फ्रॉम बिजी सॉफ्टवेयर में इनके अलावा भी सर बहुत सारे फीचर्स और भी अवेलेबल्स हैं, जो
पार्ट हैं डेटा सेफ्टी एंड कंट्रोल मैकेनिज्म के। तो चलते हैं सर, अब वन बाय वन हम फीचर्स को अंडरस्टैंड करते हैं ब्रीफली। सबसे पहले हम मूव करते हैं डेटा फ्रीजिंग पर। डेटा कैसे फ्रीज होता है बिजी में, या हम डेटा को किस किस तरीके से डेटा में बिजी में फ्रीज कर सकते हैं, इस फीचर्स को हम कहाँ से यूज कर सकते हैं। अब हम लेके आए हैं सर आपको बिजी सॉफ्टवेयर में। कंपनी में आप लोगों ने लॉग इन कर लिया है, आपकी स्क्रीन पर बिजी रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले हमें डेटा फ्रीजिंग ऑप्शन को यूज करने के लिए आना है एडमिनिस्ट्रेशन मेन्यू पर, और यहाँ पे हमें ड्रॉप डाउन पर आना है यूटिलिटीज मेन्यू पर। यूटिलिटीज में आप देखेंगे आपके पास ऑप्शन अवेलेबल रहेगा डेटा फ्रीजिंग का, और डेटा फ्रीजिंग पर जब हम एंटर करते हैं तब हमारे पास ऑप्शंस आते हैं। डेटा को फ्रीज करने के मोड पूछे जा रहे हैं यहाँ पर कि क्या आपको फुल डेटा फ्रीज करना है, और आइदर आप पार्शियल डेटा फ्रीज करना चाहते हैं। अब डिफरेंस क्या है फुल डेटा और पार्शियल डेटा में, वो थोड़ा सा समझते हैं। फुल डेटा का कंसेप्ट है कि जहां पर हमने कह दिया कि फुल डेटा फ्रीज करना है, वहां पे कंसेप्ट होता है कि आप डेटा में कोई भी मॉडिफिकेशन उस डेट के बाद, उस डेट से पहले, जब तक आपने डेटा फ्रीज कर दिया है उस पीरियड से पहले का कोई भी डेटा आप चेंज नहीं कर पाएंगे, आपके पास राइट नहीं होंगे उस डेटा को चेंज करने के। और पार्शियल में आपके पास ऑप्शंस होता है कि कुछ स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन्स हैं जो आप फ्रीज करना चाहते हैं, बाकी डेटा आप ओपन रखना चाहते हैं मॉडिफिकेशंस के लिए या एडिटिंग के लिए। तो देखते हैं सबसे पहले हम फुल डेटा फ्रीज कैसे किया जा सकता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन, यूटिलिटीज, डेटा फ्रीजिंग, और यहाँ पर फुल डेटा फ्रीजिंग ऑप्शन को हम यूज करते हैं। जैसे ही आप एंटर करेंगे फुल डेटा फ्रीज पर, तब आपके पास स्क्रीन रिफ्लेक्ट हो जाएगी डेटा फ्रीजिंग की। आप देख पा रहे हैं डेटा फ्रीजिंग की स्क्रीन आपके पास आ जाएगी, जहाँ पर बाय डिफॉल्ट नो लिखा हुआ है। और अब आप लोगों को जब डेटा फ्रीज करना है तो इस नो ऑप्शन को कन्वर्ट कर चेंज करना होगा वाई ऑप्शन में, और आप एंटर करेंगे तो डेटा फ्रीजिंग डेट, एक सेकंड जो फील्ड है वो हाईलाइट हो गई है। आप लोग देख पाएंगे स्क्रीन पर फ्रीज डेटा को जैसे ही आप लोगों ने यस किया, फ्रीजिंग डेट यहाँ पर हाईलाइट हो गई है, ऑन हो गई है। और इस फ्रीजिंग डेट में आपको स्पेसिफिक डेट बतानी है कि किस स्पेसिफिक डेट तक आप चाहते हैं कि आपका जो डेटा है वो फ्रीज कर दिया जाए। लेट सपोज कि हम मार्च और जनवरी में फरवरी में वर्किंग कर रहे हैं अभी राइट नाउ, और हम चाहते हैं कि 31 दिसंबर, जो हमारे लास्ट 3 क्वार्टर्स हैं, 31 दिसंबर तक हमारा जो डेटा है वो हमने चेक कर लिया, सब कुछ हमारा कंप्लीट हो गया, कोई डेटा में मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं है। उस टाइम पीरियड के रिस्पेक्ट में जितनी भी हमारी एंट्रीज होनी थी एक्सपेंडिचर्स की, क्रेडिट नोट डेबिट नोट की, वो कंप्लीट हो गई हैं। तब हम चाहते हैं कि वो डेटा फ्रीज हो जाए 31 दिसंबर तक। तो यहाँ पर आप फ्रीजिंग डेट मेंशन कर देंगे 31 दिसंबर। ये रहता है फुल डेटा फ्रीज का ऑप्शन। अब नेक्स्ट हम चलते हैं पार्शियल डेटा फ्रीजिंग पर। पार्शियल डेटा फ्रीजिंग पर जब आप एंटर करेंगे तब आपके पास स्क्रीन कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगी, जैसे अभी आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। यहाँ पे टाइप ऑफ वाउचर्स आपके पास ऑप्शन है सर, आप लोग देखेंगे स्क्रीन पर लेफ्ट हैंड साइड पर वाउचर टाइप का ऑप्शन है, जिसमें बिजी में मोस्टली जितने हमारे वाउचर टाइप्स हैं वो सभी प्रोवाइड किए गए हैं। सेल्स ऑर्डर, परचेज ऑर्डर, सेल्स परचेज, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, इस तरीके से। अब हम चाहते हैं कि स्पेसिफिक कुछ लिमिटेड टाइप ऑफ वाउचर हैं जिनको हम फ्रीज करना चाहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हमने अभी स्क्रीन को अगर हम रेफर करते हैं तो हम देखेंगे कि सेल्स ऑप्शन पर हमने यस किया हुआ है फ्रीज करने के लिए। सेल्स ऑप्शन पे जैसे ही आप यस करेंगे तो एक सेकंड विंडो ओपन हो जाएगी सीरीज वाइज डेटा फ्रीजिंग की, जो एक स्मॉल विंडो आपकी स्क्रीन पर अभी रिफ्लेक्ट हो रही है।
सीरीज वाइज डेटा फ्रीजिंग की। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि सेल्स वाउचर तो आपने बता दिया सर, डिफाइन कर दिया। बिजी में प्रोविजन होता है मल्टीपल सीरीज को मेंटेन करने का, मल्टीपल बुक्स को मेंटेन कर सकते हैं आप। फॉर एन एग्जांपल, सर्विस का इनवॉइस एक अलग सीरीज में चलता है आपका, और ट्रेडिंग का जो इनवॉइस है वो आपका अलग सीरीज में चलता है। दोनों की जो बुक नंबर है, इनवॉइस नंबर है, वो अलग सीरीज में। तो अब आप चाहते हैं कि सेल्स के अंदर जो आपका सर्विस सीरीज है वो तो आपका फ्रीज हो जाए, और जो ट्रेडिंग है वो ओपन रहे। तो यहाँ पे वो भी फ्लेक्सिबिलिटी बिजी में हमें मिलती है कि हम यहाँ पे सीरीज सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि बुक सिलेक्ट कर सकते हैं हमारी कि कौन सी सीरीज हमें फ्रीज कर देनी है। और उस सीरीज में भी अगेन हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि किस स्पेसिफिक डेट तक हम चाहते हैं कि उस सीरीज के जो इनवॉइस जो वो हमारे फ्रीज हो जाए। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस है मेन सीरीज, और आप देखेंगे विंडो में हमने डेट मेंशन किया 31 दिसंबर, जहाँ पर हमने बताया कि 31 दिसंबर तक हम डेटा को फ्रीज करना चाहते हैं। यानी कि मेन सीरीज में जो भी इन्वॉइसेस बने हुए हैं, और वो अगर 31 दिसंबर से पहले की डेट के रहे, डेट के इन्वॉइसेस हैं, तब आप उन इन्वॉइसेस को चेंज नहीं कर सकते, उनको मैनिपुलेट नहीं कर सकते। तो ये था हमारा डेटा फ्रीजिंग ऑप्शन। होप आप लोगों को सर क्लियर हुआ होगा कि डेटा फ्रीजिंग से हम क्या क्या चीज़ और किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं और अपने डेटा को सिक्योर कर सकते हैं। गलती से भी कोई बैकडेट एंट्री पास ना हो जाए, या पिछला कोई बिल मॉडिफाई ना हो जाए, वो हम कर सकते हैं डेटा फ्रीजिंग ऑप्शन से, जहाँ पे हमें फुल एंड पार्शियल दोनों ऑप्शन और दोनों फैसिलिटी हमें मिल जाती है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो है वार्निंग अलार्म्स। जैसा कि हमने डिस्कस किया, वार्निंग अलार्म्स की हमें जरूरत होती है जब हम डेटा एंट्री करते हैं, वाउचर फीडिंग करते हैं, उस समय पर वहां हमें जरूरत होती है वार्निंग अलार्म्स की, कि हम चाहते हैं गलती से अगर कोई मिस्टेक हो रही है किसी ऑपरेटर या यूजर से, तो एज अ सॉफ्टवेयर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सॉफ्टवेयर हमें हिंट दे दे, सॉफ्टवेयर हमें इन्फॉर्म कर दे, या हमें रिस्ट्रिक्ट कर दे, गलती करने ही ना दे। तब आप यहाँ देखेंगे कि एक स्क्रीन हमने आपके साथ शेयर की है अभी, वार्निंग अलार्म्स कॉन्फ़िगरेशन में, बिजी में इनबिल्ट फैसिलिटी है वार्निंग अलार्म्स की। तो आइए अब समझते हैं सर वार्निंग अलार्म्स में हमें क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं कॉन्फ़िगर करने के लिए, और इनको हम किस तरह से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और इनका कैसे बेनिफिट लिया जा सकता है। सबसे पहला ऑप्शन है, आप देखिए, नेगेटिव कैश। अब ऑप्शंस को ब्रीफ करने से पहले हम समझते हैं यहाँ पर कि हमें स्क्रीन पर तीन अलग अलग चेक बॉक्स मिल रहे हैं हर एक फीचर्स के साथ में। जैसे आप देखेंगे नो एक्शन, वार्निंग ओनली एंड डोंट अलाउ। अगेन हम रिपीट करते हैं सर, नो एक्शन, वार्निंग ओनली एंड डोंट अलाउ। पहले तो इन तीनों चेकबॉक्स का मतलब समझते हैं कि ये कैसे कैसे परफॉर्म करते हैं। नो एक्शन पे अगर आपने किसी फीचर को इनेबल किया है वार्निंग अलार्म में, इसका मतलब ये माना जाता है कि आप नहीं चाहते कि उस फीचर से रिलेटेड आपको बिजी सॉफ्टवेयर कभी भी रोके या कोई इंफॉर्मेशन दे, कोई पॉपअप आए आपके पास, कोई रिमाइंडर आए आपके पास। तो नो एक्शन का मतलब है कि बिजी वहां पर आपको कुछ भी हिंट नहीं देगा, कोई भी परफॉर्मेंस रिएक्शन नहीं देगा। इन केस की आपने इनवॉइस बनाया 28% टैक्स का फॉर एन एग्जांपल, और प्रोडक्ट उसमें यूज कर लिए आपने 12% या 18% जीएसटी वाले, तो अगर हमने इनेबल किया हुआ है नो एक्शन पर, इसका मतलब है कि बिजी हमें वहां उस ट्रांजेक्शन में नहीं रोकेगा, और वो ट्रांजेक्शन हमें पास करने देगा बिना किसी मैसेज के और बिना किसी इंफॉर्मेशन के। नेक्स्ट है वार्निंग ओनली। वार्निंग ओनली का मतलब होता है कि अगर हम गलती कर रहे हैं, डेटा फीडिंग में गलती कर रहे हैं, तो बिजी हमें एक पॉपअप दे दे, एक नोटिफिकेशन दे दे उसी समय पर जब हम डेटा को फीड कर रहे हैं, कि हम क्या गलती कर रहे हैं, जो भी हमारी मिस्टेक हो रही है वो एक मैसेज के साथ हमारे पास ऑन स्क्रीन शो हो जाए। और वो तब पॉसिबल होगा जब हम यूज करेंगे वार्निंग ओनली वाली कॉन्फ़िगरेशन। नो एक्शन तो हमने डिस्कस किया कि सर इसमें कुछ रिएक्शन नहीं आएगा, बिजी इसमें कोई इंटेलिजेंस नहीं लगाएगा। लेकिन जब हम बात करते हैं वार्निंग ओनली, तो बिजी वहां पर अपनी इंटेलिजेंस यूज करेगा और यूजर को इंटीमेट कर देगा कि
आप यहाँ पर गलती कर रहे हैं और इसको आप मॉडिफाई कीजिए या चेंज कर लीजिए। बट वार्निंग ओनली में हमारे पास एक प्रोविजन रहता है कि क्या हम उस गलती को स्किप करके आगे जाना चाहते हैं। इसका मतलब कि इंटेंशनली क्या हम स्किप करना चाहते हैं उस गलती को, तो हमारे पास वहां पे प्रोविजन होता है उसको स्किप करने का। वार्निंग ओनली में हमें ये प्रोविजन मिल जाता है। एंड लास्ट वन है डोंट अलाउ। डोंट अलाउ की जब हम बात करते हैं तो वार्निंग ओनली में जैसा हमने समझा कि हमारे पास एक इंफॉर्मेशन आती है, एक पॉपअप आ जाएगा मैसेज के साथ कि क्या गलती हो रही है। तो डोंट अलाउ में बिल्कुल हमारे पास मैसेज आएगा, लेकिन उस मैसेज को हम बाईपास नहीं कर सकते। इसका मतलब जैसे हमने कहा कि वार्निंग ओनली में आपके पास प्रोविजन होगा कि आप मैसेज को बाईपास करके उस ट्रांजेक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं, गलत ट्रांजेक्शन भी पास ऑन कर सकते हैं इंटेंशनली वार्निंग ओनली वाले केस में। लेकिन जब आप कहते हैं कि आप डोंट अलाउ इनेबल कर किया हुआ है, आपने आपने कॉन्फ़िगरेशन में बताया हुआ है डोंट अलाउ, इसका मतलब है कि आप उस गलती को पास कर ही नहीं सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है कि हम किसी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं और उस प्रोडक्ट का हमारे पास फिजिकली स्टॉक अवेलेबल नहीं है, हमारी बुक्स में भी अवेलेबल नहीं है स्टॉक, बिजी सॉफ्टवेयर में उसका स्टॉक जीरो है, और फिर भी हम उसको सेल इनवॉइस जनरेट कर रहे हैं। तो बिजी हमें वहां पर रोक देगा डोंट अलाउ के केस में, और हमारे पास वहां पे कोई प्रोविजन नहीं होगा, कोई ऑप्शन नहीं होगा कि हम उसको बाईपास करके नेगेटिव स्टॉक के साथ इनवॉइस को बना सकें। लेकिन अगर वहीं पे हम बात करते हैं वार्निंग ओनली की, तो वार्निंग ओनली में ये फैसिलिटी मिलती है, बिजी हमें वार्न तो करेगा कि आप नेगेटिव स्टॉक यूज कर रहे हैं प्रोडक्ट का, लेकिन हमारे पास ऑप्शन होगा कि हम उसको बाईपास कर सकें। तो ये हमने समझा नो एक्शन, वार्निंग ओनली एंड डोंट अलाउ। अब हम समझते हैं सर क्या क्या फीचर्स हमें यहाँ पर कॉन्फ़िगर करने के लिए मिलते हैं बिजी में वार्निंग मॉड्यूल के अंदर। सबसे पहले प्रोविजन है नेगेटिव कैश का, कि एज अ यूजर आप एक ट्रांजेक्शन पास कर रहे हैं और आपके बुक्स में, आपके अकाउंट बुक्स में कैश में बैलेंस नहीं है, अवेलेबल ही नहीं है, कैश का बैलेंस जीरो है, या जितनी आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, फॉर एन एग्जाम्पल आप यूज कर रहे हैं कि आप कह रहे हैं आप 10,000 रुपए की पेमेंट किसी को पार्टी को कर रहे हैं, और आपके कैश बैलेंस में अभी सिर्फ आपके पास 7,000 रुपए अवेलेबल है, तो 3,000 रुपए आपके शॉर्ट हो रहे हैं। तो बिजी वहां पर आपको वार्न कर देगा कि कैश लेजर का जो बैलेंस है वो नेगेटिव जा रहा है, क्या आप कंटिन्यू करना चाहते हैं। ये सिनेरियो आएगा वार्निंग ओनली में। आपने यस कहा तो ट्रांजेक्शन नेगेटिव कैश के साथ भी पास हो जाएगी, और अगर वहां पर आपने कॉन्फ़िगर किया हुआ है डोंट अलाउ, तो आप ट्रांजेक्शन को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास कैश में बैलेंस नहीं है। या तो आपको बैलेंस कम करना होगा अपनी ट्रांजेक्शन का, या फिर पहले कैश में पैसा इंक्रीज करना होगा लेजर में, जन एंट्रीज करके, अकाउंटिंग करके। तो ये ऑप्शन मिलता है हमें नेगेटिव कैश के लिए। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास नेगेटिव स्टॉक। जैसे बिजी इंटेलिजेंस लगाता है नेगेटिव कैश की, इसी तरह इंटेलिजेंस लगाएगा नेगेटिव स्टॉक की भी, कि अगर किसी प्रोडक्ट को हम इनवॉइस कर रहे हैं और उसका स्टॉक अगर हमारे पास नेगेटिव है, अवेलेबल नहीं है स्टॉक हमारे गोडाउन में, तो बिजी वहां पर हमें वार्न कर देगा वार्निंग ओनली केस में, और डोंट अलाउ ट्रीट कर देगा, परमिशन नहीं देगा अगर हमने डोंट अलाउ कॉन्फ़िगर किया हुआ है। नेक्स्ट वन है हमारे पास मिनिमम लेवल। ये होते हैं सर रीऑर्डर लेवल के कॉन्फ़िगर, क्रिटिकल लेवल की कॉन्फ़िगरेशंस होती है स्टॉक इन्वेंट्री को लेकर के। क्रिटिकल लेवल्स हम बोलते हैं इनको टेक्निकल टर्म में, अकाउंटिंग टर्म में, कि किसी भी स्टॉक का बैलेंस हमने एक फिक्स किया हुआ है मिनिमम लेवल, और एक कॉन्फ़िगर किया हुआ है हमने रीऑर्डर लेवल, नेक्स्ट हमने कॉन्फ़िगर किया है मैक्सिमम लेवल। तीनों को एक एग्जांपल से समझते हैं कि एक प्रोडक्ट है हमारे पास और हमने
बताया हुआ है सॉफ्टवेयर में कि उस प्रोडक्ट का जो मिनिमम बैलेंस हमारे पास हमेशा रहना चाहिए वो 10 पीस, यानी कि 10 क्वांटिटी उसकी हमारे स्टॉक में हमेशा अवेलेबल होनी चाहिए। रीऑर्डर लेवल हमने उसका कॉन्फ़िगर किया 25 क्वांटिटीज पे, कि जब स्टॉक में उसके 25 यूनिट बच जाएं तो बिजी हमें ये इंटीमेट कर दे कि इसको रीऑर्डर करना है। स्टॉक में अब 25 पीस रह गए हैं, अब आपको रीऑर्डर करना है, ताकि जब तक ये 25 पीस की सेल होगी या इनकी कंजप्शन होगी प्रोडक्शन में, तब तक आपके पास नेक्स्ट स्टॉक आ जाए। और मैक्सिमम लेवल होता है जहां पर आप ये कहते हैं कि आपके पास एक लिमिटेड रिसोर्सेज हैं आपके स्टॉक को मैनेज करने के लिए, तब आप नहीं चाहते हैं कि किसी भी स्टॉक की अनवांटेड क्वांटिटी इंक्रीज हो, ताकि वो आपकी कॉस्टिंग को इंक्रीज करे। ज़्यादा स्टॉक होगा उसके लिए ज़्यादा स्पेस चाहिए होगा और उसकी ज़्यादा टेक केयर करना होगा हमें, तो अल्टीमेटली उसकी जो कॉस्टिंग है वो इंक्रीज होगी, जो हमारे बिजनेस के लिए रिलीवेंट नहीं है, सूटेबल नहीं है। तो क्रिटिकल लेवल से हम अपनी इन्वेंट्री को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। जब हम किसी प्रोडक्ट्स में डील कर रहे होते हैं तो हम तब हमें इसका ये जर्नली आइडिया रहता है कि कितना ये मिनिमम स्टॉक में रहना, कितना ये रीऑर्डर लेवल पे रहना चाहिए, और कितना ये मैक्सिमम लेवल पे होना चाहिए। मानना तो इस क्रिटिकल लेवल फीचर्स के साथ हम इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अब मिनिमम लेवल पर बिजी आपको कैसे इन्फॉर्म करेगा? आप एक ट्रांजेक्शन कर रहे हैं और आपने कॉन्फ़िगर किया हुआ है कि 10 पीस आपके स्टॉक में रहने चाहिए मिनिमम, और ट्रांजेक्शन करते समय आपके पास उस स्टॉक के 15 यूनिट्स हैं, एग्जाम्पल फॉर एन एग्जाम्पल, और आपने बिल कर दिए उसमें से 7 पीसेस, तो रिमेनिंग स्टॉक कितना रह जाता है सर? 8 यूनिट। 8 क्वांटिटी उसकी वहां पर बाकी रह जाएगी। वो ट्रांजेक्शन तो पास हो जाएगी, लेकिन ट्रांजेक्शन पास होने से पहले बिजी आपको वार्न कर देगा, एक मैसेज दे देगा, रिमाइंडर दे देगा कि सर इसका जो मिनिमम लेवल है वो क्रॉस हो गया है। मतलब हमने कॉन्फ़िगर किया हुआ था 10 यूनिट के लिए, और अब वो स्टॉक में रह गया 8 यूनिट। तब हमें क्या चाहिए कि हमें इमीडिएटली रीऑर्डर करना होगा और उसकी क्वांटिटी इंक्रीज करनी होगी, क्योंकि नेक्स्ट ऑर्डर कभी भी आ सकता है, नेक्स्ट कस्टमर कभी भी आ सकता है। फिर अगला प्रोविजन है रीऑर्डर लेवल का। एक इन्वेंट प्रोडक्ट में जब हम डील कर रहे होते हैं हमें पता होता है कि इसकी सप्लाई कितना टाइम लेती है हमारे पास आने में। जो हमारा वेंडर है, वो सप्लायर है, वो हमें कितना टाइम लेगा हमें गुड्स को डिलीवर करने में। तब हमें ये बिल्कुल आइडिया, उसके अकॉर्डिंग हम इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि एक प्रोडक्ट है हमारे पास, हम अगर आज उसको ऑर्डर करते हैं तो अगले 4 दिन में वो हमें डिलीवर होगा, और इन 4 दिनों में उसकी कितनी कंजप्शन है, उसके अकॉर्डिंग हम रीऑर्डर लेवल को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। कि हमने कहा कि 25 यूनिट जब हमारे पास स्टॉक में रह जाएं, तब हमें बता दिया जाए कि इसको रीऑर्डर करना है, ताकि जब तक ये 25 यूनिट हमारे कंज्यूम हो या सेल हो, तब तक हमारे पास नेक्स्ट डिलीवरी आ जाए उसकी। तो वो रीऑर्डर लेवल आप इस तरह से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट वन है मैक्सिमम लेवल, कि जैसा अभी हमने डिस्कस किया कि किसी भी स्टॉक की क्वांटिटी अगर ज़रूरत से ज़्यादा हो जाएगी तो स्टॉक की कॉस्टिंग, जो स्टॉक मेंटेनेंस की कॉस्टिंग है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो उस कॉस्टिंग से बचने के लिए हम इस फीचर का यूज़ कर सकते हैं कि हमें पता है जहाँ पर हम डीलिंग कर रहे हैं और इस प्रोडक्ट का मैक्सिमम कितना स्टॉक हमें स्टोर करना चाहिए अपने पास, वो हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। मिनिमम सेल प्राइस, ये भी एक अच्छा फैसिलिटी बिजी में अवेलेबल है सर। मिनिमम सेल प्राइस, कि जहाँ पर हम ये कहते हैं कि एज अ ऑपरेटर हम भी काम करते हैं और कई बार हमारे एग्जीक्यूटिव भी बिलिंग करते हैं। अब क्योंकि हम ऑपरेटर हैं, ऑनर हैं, बिजी बिजी इसमें अपने ऑर्गेनाइजेशन के, तो हमें प्राइसिंग पता है अपने प्रोडक्ट की, हमें प्राइसिंग पता है अपने प्रोडक्ट की। तो हम ये चाहते हैं कि जब हम ना हो और हमारे पीछे से कोई बिलिंग होती है सॉफ्टवेयर में, तो एटलीस्ट एक मिनिमम प्राइस हम सेट कर दें कि कस्टमर के पास अगर कस्टमर अगर आता है हमारे पीछे से और उसको अगर कोई डिस्काउंट दिया जाता है हमारे एग्जीक्यूटिव ऑपरेटर्स की तरफ से, तो वो एक रिलीवेंट डिस्काउंट होगी, जितना हम चाहते हैं उसकी कॉस्टिंग से नीचे ना चला जाए। मिनिमम सेल प्राइस का मतलब, एक होती है प्रोडक्ट की एमआरपी, एक होता है प्रोडक्ट का सेल प्राइस, एक होता है आफ्टर डिस्काउंट प्राइस। कि कई बार होता है ना सर, जो हमारे कंसर्न पर्सन होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, या जो
डे टू डे कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट चलता है बिजनेसेस में, तो आफ्टर डिस्काउंट एक प्राइस होता है। अब हम 1 to 1 जब अपने क्लाइंट से डील करते हैं तब हमें ये पता होता है कि हमें किस क्लाइंट को कितना डिस्काउंट ऑफर करना है, लेकिन ऑपरेटर को समटाइम ये चीज़ नहीं पता होती है, और हम क्योंकि वहाँ अवेलेबल नहीं है, मौजूद नहीं है, तो उनको बिलिंग भी करनी है। अब ऐसा ना हो कि किसी क्लाइंट को हमने कमिट किया हुआ है, बोला हुआ है और हमेशा से डील कर रहे हैं हम 10% डिस्काउंट पर, और ऑपरेटर ने उसको डिस्काउंट ऑफर कर दिया 15% का बिलिंग के अंदर, तो जहां पर हमें प्रॉफिट होना था वहां हमें लॉस हो जाए। तो उस चीज से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हर एक प्रोडक्ट मास्टर में एक उसका मिनिमम प्राइस सेट कर सकते हैं कि इस प्राइस से नीचे किसी भी कंडीशन में उसकी बिलिंग ना हो। एक हमने प्राइस सेट कर दिया, कॉन्फ़िगर कर दिया प्रोडक्ट मास्टर में, आइटम मास्टर में, और वहां हमने ये कंडीशन बता दी वार्निंग ओनली में कि मिनिमम सेल प्राइस से नीचे हमारा जो प्राइस है वो सेल नहीं होना चाहिए, उसकी ट्रांजेक्शन पास नहीं होनी चाहिए। तो अगर ऑपरेटर है और हम नहीं भी है वहां पर, तब भी हमारी जो ट्रांजेक्शन है वो इस प्राइस से नीचे पास नहीं होगी। नेक्स्ट है सेल प्राइस ग्रेटर देन एमआरपी। सेल प्राइस ग्रेटर देन एमआरपी, वी ऑल नो दैट कि किसी भी प्रोडक्ट का जो सेल प्राइस है उसकी एमआरपी से ज्यादा नहीं हो सकता, नॉर्मली भी नहीं होता, और अकॉर्डिंग टू लॉ भी नहीं होता है कि किसी भी प्रोडक्ट का सेल प्राइस उसकी एमआरपी से ज्यादा लेकर के सेल कर सके। तो गलती से भी कभी ऐसी कोई बिलिंग ना हो जाए हमारे अकाउंट्स में, बिलिंग में, कि जहां पर किसी प्रोडक्ट को बिल कर दिया जाए उसके एमआरपी से भी ज्यादा प्राइस पर। तो इस गलती से बचने के लिए हमारे पास कंट्रोल है, हम इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि हमें मैसेज आ जाए या डोंट अलाउ हो जाए। अगर किसी बिजनेस सिनेरियो में ऐसा भी रहता है कि जहाँ पे एमआरपी से ज्यादा सेल प्राइस यूज करना है, तो उस केस में वार्निंग ओनली भी आप यूज कर सकते हैं कि एटलीस्ट एक मैसेज आ जाए और आपको पता लग जाए कि ये प्रोडक्ट एमआरपी से ज्यादा सेल पर जा रहा है। नेक्स्ट वन है ड्यू बिल्स ऑफ पार्टी वाइल इनवॉइसिंग। अपनी पार्टीज के साथ हम क्रेडिट पर बिलिंग कर रहे हैं, क्लाइंट्स के साथ क्रेडिट पर बिलिंग कर रहे हैं। एक टर्म सेट हुई है पेमेंट डेज की 25 डेज की। आज एक बिल बना दिया और 25 डेज के बाद वापस एक बिल बन रहा है पार्टी का, तो बिजी वहां पर क्या इंटेलिजेंस लगाएगा, इस कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया ड्यू बिल्स कि किसी पार्टी का अगर कोई प्रीवियस लास्ट वाला कोई बिल या पहले का कोई भी बिल अगर वो ड्यू हो गया है आज की डेट पर, जब हम एक नया इनवॉइस बना रहे हैं उस पार्टी का, तो वो हमें वार्न कर दे, मैसेज दे दे कि इस पार्टी का पिछला बैलेंस अभी तक नहीं आया है, या इनके प्रीवियस जो बिल हैं वो ड्यू हो गए हैं, अभी तक पेमेंट नहीं आई है हमारे पास, या फिर हमें वो बिल्कुल बिजी रोक दे कि जब तक इस पार्टी की पेमेंट नहीं आएगी पीछे की, तब तक आगे इसकी बिलिंग नहीं चलेगी। हमने क्योंकि म्यूचुअली एग्रीड किया हुआ है, टर्म्स लिखी फिक्स की हुई है कि 25 डेज में हमारी जो पेमेंट्स है वो हमारे पास आ जाएंगी, तो हम इसको डोंट अलाउ पे इनेबल कर सकते हैं कि अगर 25 दिन में पेमेंट नहीं आती है और 25 दिन के बाद अगर वो बिलिंग करते हैं, दोबारा से हमसे परचेज करते हैं, तब उस केस में बिजी हमें वार्न कर देगा या परमिशन ही नहीं देगा बिलिंग करने की। नेक्स्ट वन ब्लैंक एचएसएन इन आइटम मास्टर, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। हम सभी को पता है, एज वी ऑल नो सर, कि जीएसटी जब से इनेबल हुआ है तब से कुछ चीजें हैं जो हमें बहुत ही ज्यादा नोटिस करके और मेक श्योर करके इनवॉइसिंग को करना होता है कि वो मिस्टेक्स अगर इनवॉइस पे हो जाती हैं तो इनवॉइस को इनवैलिड बता दिया जाता है। तो उन्हीं में से एक इनवॉइस रहती है, गलती रहती है ब्लैंक एचएसएन इन आइटम मास्टर, कि किसी भी प्रोडक्ट मास्टर में गलती से भी एचएसएन कोड ब्लैंक ना हो जाए। अब ये हमें कहाँ पर पता लगेगा, जब हम प्रोडक्ट मास्टर को बनाते हैं, आइटम मास्टर बिजी में क्रिएट करते हैं, और वहां पर हमने प्रोडक्ट आइटम का नेम बता दिया, ग्रुप बता दिया, यूनिट्स बता दिए किस में हम मेजर करेंगे, और उसके बाद जब हमने सेव किया और गलती से हमसे छूट गया कि हमने एचएसएन कोड वहाँ पे नहीं लिखा उस आइटम का, तो बिजी हमें सेव करने से पहले बता देगा कि आप एचएसएन कोड डालना भूल गए हैं, मेंशन करना रह गया है, तो आप वो मेंशन करें फिर आगे चलें।
तो इसको हम इस तरीके से भी कंट्रोल कर सकते हैं कि हमारे पीछे से कोई एग्जीक्यूटिव ऑपरेटर, उसको उनको बिलिंग करनी है, कोई आइटम जल्दी से क्रिएट करना है और वो जल्दबाजी में ये गलती ना हो जाए कि आइटम का HSN कोड ही मेंशन करना रह जाए। तो उसके लिए भी ऑप्शन प्रोविजन है कि हम यहाँ पर ब्लैंक HSN इन आइटम मास्टर इनेबल कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, इनवैलिड टैक्स रेट इन वाउचर। इनवैलिड टैक्स रेट इन वाउचर काम करेगा कि जहां पर आपने बताया कि ट्रांजेक्शन आपकी होनी है फॉर एन एग्जाम्पल 18% पर, आपका जो इनवॉइस बनना है वो 18% टैक्स के साथ बनना है और प्रोडक्ट उसमें मल्टीपल है और कोई एक प्रोडक्ट आपने उसमें सिलेक्ट कर लिया 12% का, कोई भी एक प्रोडक्ट आपने सिलेक्ट कर दिया 12% का। अब क्योंकि आपने ये चीज पहले बताई, क्योंकि ये चीज आपने पहले बताई है कि आपका जो प्रोडक्ट है, जो इनवॉइस है वो 18% पर बनेगा और उसमें प्रोडक्ट आपने यूज किया 12% का, तो बिजी आपको वहां पर वार्न कर देगा उस इनवॉइस को सेव करने से पहले कि ये जो इनवॉइस है इसमें प्रोडक्ट आपने गलत यूज किया है, गलत बिल किया हुआ है, बिल आपका 18 का है और आप 12% पर प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं। तो जो गलती है एज पर GST, वो गलती होने से हमारी बच जाएगी, रह जाएगी, बिजी उससे हमें सेव कर लेगा। नेक्स्ट वन है ट्रांजेक्शन ग्रेटर देन अ स्पेसिफिक अमाउंट विदाउट पार्टी पैन। एक कंडीशन है कि सर अगर पार्टी के पास पैन नंबर नहीं है, जैसे अनरजिस्टर्ड पार्टी है GST के सिनेरियो में, पार्टी के पास GST नंबर नहीं है और उन्होंने अपना पैन नंबर भी नहीं दिया हुआ है, तो एक लॉ की कंडीशन है कि 2 लाख से ज्यादा के अमाउंट का जो इनवॉइस है वो उस पार्टी के लिए नहीं बनाया जा सकता एक बार में। एक सिंगल इनवॉइस 2 लाख से ज्यादा अमाउंट का ऐसी किसी भी पार्टी के लिए नहीं बनाया जा सकता जिसका ना तो GST नंबर अवेलेबल है और ना पैन कार्ड अवेलेबल है। तो बिजी हमें ये गलती करने से भी सेव कर लेगा अगर हम इस फीचर्स का यूज करते हैं। ट्रांजेक्शन ग्रेटर देन अ स्पेसिफिक अमाउंट, जब आप इसको वार्निंग ओनली या डोंट अलाउ पे इनेबल करेंगे तब आप देखेंगे इसके नीचे एक फील्ड है स्पेसिफाई अमाउंट, ये इनेबल हो जाएगी और आपको यहाँ पे वो अमाउंट बताना है कि कितने अमाउंट से ज्यादा या कितने अमाउंट से आपको रोकना है, रिस्ट्रिक्ट करना है कि आपकी जो इनवॉइसिंग है वो ना हो बिना पैन कार्ड के। ट्रांजेक्शन ग्रेटर देन अ स्पेसिफिक अमाउंट विद कैश इन 1 डे, ये भी सर एक कंडीशन है GST में कि एक दिन में किसी भी बिजनेस में 10,000 रुपए से ज्यादा की कैश में बिलिंग नहीं होनी चाहिए। ये GST के लॉ में है 10,000 रुपीज की लिमिट, माइट बी पॉसिबल स्टेट वाइज डिफरेंट हो, बट एज पर माई नॉलेज दिस इज 10,000। तो 10,000 से ज्यादा की बिलिंग आप उसमें नहीं कर सकते। तो क्योंकि आप मल्टीपल बिलिंग कर रहे हैं मॉर्निंग टू इवनिंग और नहीं कैलकुलेट रहता है कि आपने कितनी बिलिंग कर दी है, तो बिजी आपके लिए वर्कआउट करेगा, आपके डेटा को एनालाइज करेगा और आपको वहां पर रोक देगा जब आपके डे एंड की लिमिट 10,000 से क्रॉस की जा रही होगी। नेक्स्ट ऑप्शन है वैट एंट्री इन GST डेट और GST एंट्री इन वैट डेट। बिजी सॉफ्टवेयर में सर हमारे पास ये भी प्रोविजन है कि एक सिंगल कंपनी में आप वैट भी यूज कर सकते हैं और आप GST भी यूज कर सकते हैं। अब बहुत सारे हमारे जो यूजर्स हैं उनका कई बार क्वेश्चन होता है, हो सकता है अभी भी हो, कि सर वैट तो अब खत्म हो गया है तो किस सिनेरियो में वैट का यूज होता है। तो बिल्कुल सर, बहुत सारे बिजनेस के सेगमेंट्स अभी भी ऐसे बाकी हैं जो GST के अंडर अभी कवर नहीं किए गए हैं और उसका सबसे बड़ा एक एग्जांपल जैसे अगर हम लोगों को आपसे शेयर करना है तो आपकी फ्यूल इंडस्ट्री है, पेट्रोल डीजल और लुब्रिकेंट्स। तो ये जो पेट्रोल डीजल और लुब्रिकेंट्स है, ये जो इंडस्ट्री है वो अभी भी GST पे नहीं आई है, वो भी GST के अंडर कवर नहीं हुई है। जो आपकी अल्कोहल इंडस्ट्री है, बिजनेस सेगमेंट है, वो भी अभी GST के अंडर कवर नहीं हुआ है, वो अभी एक्साइज एंड वैट पर चल रहा है। तो वहां पर हमें ज़रूरत होती है, बिजी बहुत सारी जगहों पर इस तरह से सक्सेसफुली काम कर रहा है जहाँ पर वैट की ज़रूरत रहती है। तो वैट वाले कंपनी के अंदर या वैट वाली सीरीज के अंदर आप GST की एंट्री ना कर दें या GST में वैट ना कर दें, ऐसी गलती होने से रोकने के लिए ये ऑप्शन यूजफुल रहता है।
नेक्स्ट वन है वार्निंग फॉर डिफरेंस इन ओपनिंग और क्लोजिंग ट्रायल। वार्निंग फॉर डिफरेंस इन ओपनिंग और क्लोजिंग ट्रायल। अकाउंट्स आप लोग यूज आपने फाइनल किए, ऑडिट कराया और नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड किया। अब जो लास्ट ईयर का बैलेंस था वो करंट ईयर का ओपनिंग हो गया ईयर कैरी फॉरवर्ड करने के बाद। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बैक लास्ट वापस लास्ट ईयर में जाकर के कुछ एंट्रीज या हमसे जो छूट गई हैं वो हमने एंटर कर दी हैं या किसी एंट्रीज को हमने मॉडिफाई कर दिया है। तो अल्टीमेटली क्या होता है उसके बाद जब हम स्विच करके फाइनेंशियल ईयर अगेन आते हैं करंट ईयर में, तो स्विच करते समय बिजी में प्रोविजन होता है ऑल मास्टर और न्यू एंड चेंज। तो वहां पर अगर आपने बैलेंस को कैरी ओवर नहीं कराया, विदाउट बैलेंस कैरी ओवर आपने उसको नए फाइनेंशियल ईयर में आप आ गए हैं, तो बैलेंस में मिसमैच हो जाता है। करंट ईयर का बैलेंस तो वो है जो आप लोगों ने फर्स्ट टाइम चेंज किया था, और लास्ट ईयर का क्योंकि आपने एंट्रीज को मॉडिफाई कर दिया है या कुछ और एंट्रीज कर दी है, तो बैलेंस चेंज हो गया। तो बिजी आपको वहां पे वार्निंग दे देगा, मैसेज दे देगा कि आपका जो लास्ट ईयर का बैलेंस है क्लोजिंग और जो करंट ईयर का ओपनिंग है, उन दोनों में डिफरेंसेस हैं, उन दोनों में डिफरेंसेस है, आपकी जो अकाउंटिंग है वो मैच नहीं हो रही है। अगला फिर ऑप्शंस होता है, हमारा ऑप्शन रहता है हमारे पास बिजी में वार्निंग फॉर नेगेटिव कैश एट द टाइम ऑफ स्टार्टअप। एक तो सर तरीका है जो सबसे फर्स्ट ऑप्शन हमने डिस्कस किया वार्निंग अलार्म में, नेगेटिव कैश। ये तब परफॉर्म करेगा, नेगेटिव कैश तब काम करेगा जब आप ट्रांजेक्शन्स करेंगे, जब आप ट्रांजेक्शन्स करेंगे कैश की, तब ये परफॉर्म करता है। अदरवाइज एक ऑप्शन और भी है, एक फैसिलिटी और भी है, जब हम चाहते हैं कि जब भी हम बिजी को स्टार्ट करें मॉर्निंग में, जैसे हमने लॉगिन किया और लॉगिन करने के बाद पहले ही सबसे पहले हमें स्क्रीन पे पता लग जाए कि आज हमारी बुक्स में बिजी के डेटा में जो कैश का लेजर है उसका जो बैलेंस है वो नेगेटिव है, वो नेगेटिव है। क्योंकि अब मुझे मॉर्निंग में पता लग गया कि हमारे जो कैश का बैलेंस है वो नेगेटिव है, तो आगे किसी को हम ट्रांजेक्शन करने के लिए कमिट नहीं करेंगे कि हम सर पेमेंट करा देंगे, कैश में करा देंगे। वो गलती हमसे नहीं होगी, या हम उस दिन देखेंगे कि हमारे कैश को हम कैसे वापस से पॉजिटिव करें या नलीफाई करें। तो बिजी स्टार्ट करते ही फर्स्ट स्क्रीन पे ही हमें मैसेज मिल जाएगा कि आपका जो कैश है वो नेगेटिव जा रहा है। नेक्स्ट है वार्निंग फॉर बैकडेट एंट्री इन ऑटोमेटिक वाउचर नंबरिंग। वाउचर नंबरिंग जो आपकी इनवॉइस की जो नंबरिंग चलती है वो आपने ऑटोमेटिक की हुई है बिजी में कॉन्फ़िगर, कि बिजी अपने आप 1 बाय 1 प्लस करता जाता है आपके इनवॉइस नंबर में जैसे जैसे आप इनवॉइस बनाते जाते हैं। अब आपने इनवॉइस 1 to 10 फॉर एन एग्जांपल, 1 से लेकर 10 तक आपने इनवॉइस बना दिए, और 1 से लेकर 10 तक जो इनवॉइस बनाए उसका टाइम पीरियड आपका रहा 1 अप्रैल से 20 अप्रैल। फॉर एन एग्जांपल हम केस को समझ रहे हैं सर, कि हमने 1 से लेकर 10 बिल नंबर बना दिए और वो 10 बिल नंबर हमने बनाए 1 तारीख से 20 अप्रैल के बीच में। अब सडनली हमें पता लगता है 20 तारीख या 21 तारीख में कि एक हमारा कोई बिल है जो हमें बनाना था 20 तारीख से पहले, वो बनाना रह गया है। तो अब इस केस में क्या किया जाता है, जनरली इस केस में जनरल जो प्रैक्टिस होती है कि सर एक बैकडेट एंट्री कर देते हैं, बैकडेट एंट्री कर देते हैं। डेट तो सर चेंज हो जाती है बैकडेट में, 20 तारीख से आप मैनुअली उसको चेंज करके प्रीवियस कोई भी डेट कर सकते हैं करंट फाइनेंशियल ईयर की। लेकिन क्योंकि आपकी वाउचर नंबरिंग कंटिन्यूएशन में चल रही है, 1 से लेकर 10 तक आपने 20 तारीख तक इनवॉइस बना दिया है, इनवॉइस नंबर आपको अलाउ नहीं करेगा कि आप कंटिन्यूएशन में बीच में कोई भी इनवॉइस नंबर ऐड करें। इनवॉइस नंबर इनवॉइस नंबरिंग की जो फैसिलिटी है वो आपको परमिशन नहीं देगी कि कंटिन्यूएशन में जो 1 से लेकर 10 तक इनवॉइसेस बने हुए हैं उनके बीच में बैक डेट में कोई भी इनवॉइस दोबारा से ऐड किया जाए। तो उसको रोकने के लिए ही ये बिजी में प्रोविजन है वार्निंग फॉर बैकडेट एंट्री इन ऑटोमेटिक वाउचर नंबरिंग, कि जहां पर अगर ऐसी कोशिश भी की जा रही है, डेट आपने चेंज कर दी, जैसे ही आप डेट चेंज करके आगे जाएंगे वो बिजी आपको मैसेज दे देगा, वार्न कर देगा कि ऑटोमेटिक वाउचर नंबरिंग में आप बैकडेट एंट्रीज नहीं कर सकते। एंड द लास्ट वन इज ट्रीट डोंट अलाउ एज वार्निंग ओनली फॉर सुपर यूजर। सर सारे ऑप्शंस जो हमने वार्निंग अलार्म्स के डिस्कस किए, जो फीचर्स डिस्कस किए, उनमें सबसे एक इम्पॉर्टेंट आप इसको कह सकते हैं, यू कंसेप्ट क्या है वो हम समझते हैं।
बिजी में हम सभी को पता है कि हम मल्टीपल यूजर्स बना सकते हैं। मेन यूजर होता है जब हम कंपनी क्रिएट करते हैं, जिसको हम कहते हैं सुपर यूजर या एडमिन यूजर। जब हम फर्स्ट टाइम कंपनी क्रिएट करते हैं तो सुपर यूजर बनता है, एक पहला जो यूजर नेम पासवर्ड हम क्रिएट करते हैं। उस यूजर से जब हम लॉग इन करते हैं तो हमारे पास बिजी में सभी कॉन्फ़िगरेशंस को इनेबल या डिसेबल करने का राइट होता है, पूरा पूरा। उस केस में क्या सारे राइट्स हमें मिलते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं एक सब यूजर की, सेकंड यूजर की, तो सेकंड यूजर में हमारे पास ऑप्शन हो, अगर हमने ये वार्निंग अलार्म्स कॉन्फ़िगर कर दिए हैं, हमने कहीं पे इनेबल कर दिया है डोंट अलाउ का प्रोविजन, और हमने लॉगिन किया है एक सब यूजर से, यानी कि सेकंड यूजर से, तो वो सेकंड यूजर उस डोंट अलाउ के केस में एंट्री को पास नहीं कर पाएगा किसी भी कंडीशन में, क्योंकि वो सब यूजर है और हमने एज अ सुपर यूजर, एडमिन यूजर, उनके जो राइट्स हैं वो ब्लॉक कर दिए हैं। हमने उनको कह दिया है कि नेगेटिव स्टॉक है अगर, तो वो इन्वॉइसिंग नहीं होगी। इसका मतलब जो ऑपरेटर अपनी यूजर आईडी पासवर्ड से लॉगिन करेगा, इन्वॉइस बनाएगा, और स्टॉक अगर नेगेटिव पाया जाता है तो इन्वॉइस नहीं बनेगा। तो ये तो कंसेप्ट हुआ सब यूजर का। अब यहाँ पे जो वर्डिंग आ रही है, जो एक हमारे पास ऑप्शन है, ट्रीट डोंट अलाउ एज वार्निंग ओनली फॉर सुपर यूजर। हम ये चाहते हैं एज अ ऑनर कि हम जब अपनी यूजर आईडी से लॉगिन करेंगे, यानी कि एडमिन यूजर से लॉगिन करेंगे, तो अगर हम नेगेटिव स्टॉक की भी बिलिंग कर रहे हैं, नेगेटिव स्टॉक में भी बिलिंग कर रहे हैं, और हमने वार्निंग अलार्म में कॉन्फ़िगरेशन में बताया हुआ है नेगेटिव स्टॉक डोंट अलाउ, तो उस डोंट अलाउ ऑप्शन को भी वार्निंग ओनली की तरह ट्रीट कराया जाए हमारे लिए, क्योंकि हम सुपर यूजर हैं, मेन यूजर हैं। हम इंटेंशनली चाहते हैं कि हम नेगेटिव स्टॉक की बिलिंग करें, यानी कि जो कंपनी का ऑनर है उसको रोका ना जाए किसी भी चीज से। वार्निंग तो मिल जाए उनको कि अगर वो बिलिंग कर रहे हैं तो उनको पता तो लग जाए कि नेगेटिव है, बिजी वार्न कर दे उनको। लेकिन अगर वो फिर भी बिल बनाना चाहें तो उनको रोका ना जाए। तो इसलिए अगर डोंट अलाउ भी हमने कॉन्फ़िगर किया हुआ है तो उसको ट्रीट करा दे एज अ वार्निंग। और अगर आप चाहते हो कि सुपर यूजर के लिए भी डोंट अलाउ की तरह ही काम करे, कि मैं एक एडमिनिस्ट्रेशन यूजर हूँ, सुपर यूजर हूँ कंपनी का, और मैं मेरे से कोई गलती हो रही है, नेगेटिव स्टॉक, नेगेटिव स्टॉक में बिलिंग कर रहे हैं हम, लेकिन और फिर भी बिजी हमें रोक दे, हम सुपर यूजर हैं और बिजी हमें रोक दे, तो उस केस में आपको इस ऑप्शन को अनटिक रखना है, इनेबल नहीं करना है। तो बिजी आपको डोंट अलाउ भी ट्रीट करा देगा, आप सुपर यूजर होंगे तब भी आपको ट्रांजेक्शन पास नहीं करने देगा। तो ये सर प्रोविजंस थे सभी जो हमने वन बाय वन डिस्कस किए वार्निंग अलार्म्स के। आई होप कि ये बहुत ज़्यादा यूजेबल रहेंगे आपके लिए, और आप जो डे टू डे छोटी छोटी जो गलतियां होती है, क्लैरिकल जो मिस्टेक्स होने के चांसेस रहते हैं, उन चांसेस को भी आप इन फैसिलिटीज के साथ खत्म कर देंगे अपने डेटाबेस में। नेक्स्ट आगे चलते हैं, ऑटो बैकअप। डेटा में जो क्लैरिकल मिस्टेक्स थी वो तो हमने कंट्रोल करी, डेटा को फ्रीज भी किया। अब हम चाहते हैं कि हमारे डेटा की सिक्योरिटी भी बनी रहे। आउटसाइड कोई भी अटैक अगर होता है, कोई वायरस अटैक होता है, डेटा इन्फेक्ट होता है, तो वो डेटा हमारे पास सिक्योर रहे एक दूसरे बैकअप की कॉपी में। वो कैसे पॉसिबल है? सबसे पहला ऑप्शन है, ऑटो बैकअप लेने के क्या क्या बेनिफिट्स हमें मिल सकते हैं। सिक्योर डेटाबेस इन एनक्रिप्टेड फॉर्म, जो भी आपका एक डेटाबेस है, जो भी आपका सॉफ्टवेयर का पूरा कंप्लीट डेटा है, वो एक एनक्रिप्टेड फॉर्म में बैकअप लेगा। एनक्रिप्टेड फॉर्म का मतलब होता है यहाँ पर एक ऐसा डेटा का स्ट्रक्चर जो किसी फाइल में ओपन करके आप उसको रीड नहीं कर सकते। इट मीन्स कि नोटपैड, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ऐसे किसी भी एप्लीकेशन में आप उस डेटा को ओपन करके रीड नहीं कर सकते, वो रीडेबल फॉर्म में नहीं है, वो सिर्फ बिजी टू बिजी ही वर्क करेगा। बिजी का डेटा है तो डेट मीन्स बिजी में ही ऑन होगा और बिजी में ही उसकी वैल्यू सारी दिखाई देगी। नेक्स्ट है ऑटो बैकअप शेड्यूल। अब इस फैसिलिटी में क्या होता है, हमारे पास प्रोविजन मिल जाता है कि हम बैकअप को ऑटोमेटिकली शेड्यूल कर दें। शेड्यूल मतलब जैसे हमने डिस्कस किया था, बात की थी, हम इसको मल्टीपल कंपनीज के लिए कर सकते हैं। एक से ज्यादा अगर कंपनी है तो किस किस कंपनी का बैकअप लेना है वो हम बता सकते हैं।
एक दिन के अंदर मैक्सिमम हम 3 टाइम्स उसमें बैकअप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। कि हमने कहा कि मॉर्निंग जैसे ही ऑफिस खुले एक 10 बजे बैकअप हो जाए हमारा, और इवनिंग ऑफिस जब क्लोज हो 7 बजे तो उससे पहले एक बार बैकअप हो जाए हमारा। तो टाइम हम कॉन्फ़िगर कर देते हैं, तो ये शेड्यूल करने का प्रोविजन हमें मिल जाता है। बैकअप नोटिफिकेशन, बैकअप नोटिफिकेशन कि बैकअप सक्सेसफुली डन हो गया है या नहीं हुआ है। वर्किंग टाइम में कोई हार्डवेयर में प्रॉब्लम आ गई, कोई मशीन में डिफॉल्ट आ गया जिसकी वजह से बैकअप नहीं हुआ, या कोई सिस्टम की सर्विसेज काम नहीं कर रही है, बैकअप कंप्लीट नहीं हो पाया, तो उसका मैसेज आपके पास इमीडिएटली आ जाएगा आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन में, बैकअप नोटिफिकेशन कि बैकअप आपका कंप्लीट नहीं हुआ। और एक बहुत अच्छा इसमें प्रोविजन कि जब आपने कहा कि आपने मल्टीपल कंपनीज के लिए बैकअप शेड्यूल किया है, एक से ज्यादा कंपनीज के लिए बैकअप शेड्यूल किया है, उनमें से फॉर एन एग्जाम्पल 5 कंपनियों के लिए किया था, 3 का बैकअप कंप्लीट हो गया, 2 का बैकअप रह गया किसी टेक्निकल रीजन से, तो बिजी आपको वो भी बता देगा कि 2 कंपनियों का बैकअप आपका अनकम्प्लीटेड है। नेक्स्ट वन, बैकअप ऑन नेटवर्किंग। ये सबसे प्लस पॉइंट है बैकअप ऑन नेटवर्किंग, कि जो आपका बैकअप है वो सेम सिस्टम पर, सेम मशीन पे ना होकर के आप उसको नेटवर्किंग में अपने किसी दूसरे सिस्टम पर भी ले सकते हैं। लैन वायर पे कनेक्टेड है आपके सिस्टम, एक से ज्यादा सिस्टम अगर आप यूज कर रहे हैं, तो ओरिजिनल डेटा जिस सिस्टम पर है उसके अलावा किसी सेकंड सिस्टम पर आप बैकअप की कॉपी ले सकते हैं। एडेड एंटीवायरस प्रोटेक्शन, जिस तरीके से एक एंटीवायरस आपके पूरे सिस्टम के डेटा को सेव करता है, सिक्योर करता है, उसी तरीके से ये बिजी एजेंट जो ऑटो बैकअप यूटिलिटी है, वो बिजी सॉफ्टवेयर के डेटा को सेव करती है, सिक्योर करती है बाकी किसी भी वायरस से और किसी भी एक्टिविटी से। क्योंकि अगर आपके पास रिसेंट का बैकअप है तो उसको आप कभी भी रिस्टोर कर सकते हैं, किसी भी सिस्टम में यूज कर सकते हैं रिस्टोर करके, ये फैसिलिटी। एंड लास्ट, रिटेन बैकअप अप टू 99 डेज, कि जो आपका बैकअप है वो आप 99 डेज तक रिटेन कर सकते हैं। लास्ट बैकअप आप 99 डेज तक कैप्चर करके रख सकते हैं। आप 99 डेज की पूरी एक ट्रेल बना सकते हैं डे वाइज डे, कि आपका बैकअप इतने दिन का आपके पास अवेलेबल है। ये सभी वो बेनिफिट्स हैं जो हमें बिजी एजेंट यूटिलिटी में मिलते हैं और जो हमारे डेटा को सेफ एंड सिक्योर बनाने में हमारी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट वन फीचर है यूजर लॉक। यूजर लॉक, इसके बारे में हमने डिस्कस किया सर यूजर लॉक में, कि हम वर्किंग कर रहे हैं, जैसे अब फॉर एन एग्जांपल आपकी स्क्रीन पर बिजी की स्क्रीन शेयर हो रही है अभी, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने एक इनवॉइस बनाया है और बस हम इसको सेव करने ही वाले हैं, हम इसको सेव करने ही वाले हैं, और इसी समय पर कोई कॉल आ जाता है अर्जेंट और हमें कहीं जाना होता है उठ करके। अब इस स्क्रीन को हम ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते क्योंकि इनवॉइस बन रहा है, पीछे से किसी ने इंटेंशनली इसमें कोई चेंजेस कर दिए या इनवॉइस हटा दिया, या कोई बना हुआ इनवॉइस है वो डिलीट कर दिया, इन टर्म्स ऑफ कि डेटा में कुछ भी चेंजेस कर दिए, और वो यूजर हमारा लॉगिन है, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि यूजर हमारा लॉगिन है तो हमारे ऊपर आएगी, और हम ये बिल्कुल नहीं चाहते, और डेटा की जो सिक्योरिटी है वो मेंटेन रहे, जो सीक्रेसी है वो मेंटेन रहे। तो बहुत ही एक अच्छा फीचर है बिजी में, किसी भी स्क्रीन पर हो आप किसी भी समय, कोई रिपोर्ट आपने ओपन की हुई है, कोई ट्रांजेक्शन आप पास कर रहे हैं, कोई मास्टर आप क्रिएट कर रहे हैं, आप इंस्टेंटली एक शॉर्टकट की यहाँ पर यूज कर सकते हैं। आप देखेंगे लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड पैनल पर एक ब्लिंकर आपको इंडिकेट हो रहा है, जो आपको दिखा रहा है कि ये फैसिलिटी बिजी में है, लॉक प्रोग्राम। यूज कैसे होगी, आपको जस्ट प्रेस करना होगा ऑल्ट के, एक शॉर्टकट की है ऑल्ट के, एनी टाइम एनीवेयर इन बिजी, बिजी में आप कभी भी किसी भी समय कहीं पर भी हैं, वहां पे ऑल्ट के करेंगे तो आपके जो यूजर की स्क्रीन है वो लॉक हो जाएगी। जैसे ही आप प्रेस करेंगे ऑल्ट के शॉर्टकट की, बिजी की स्क्रीन कुछ चेंज हो जाएगी इस तरीके से यूजर लॉक में। अब आप देखेंगे जब तक आपके पास पासवर्ड नहीं है, आप यहाँ पे जब तक पासवर्ड एंटर नहीं करेंगे
तब तक ये वापस से रिज्यूम नहीं होगा, वापस से रिज्यूम नहीं होगा। तो रिज्यूम करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? टू रिज्यूम योर स्क्रीन, एंटर योर पासवर्ड एंड क्लिक ऑन अनलॉक बटन। बहुत ही सिंपल स्टेप है कि बस पासवर्ड मेंशन कीजिए और अनलॉक पे क्लिक कर दीजिए। वापस जिस स्क्रीन पर थे आप, जहां से आपने लॉक किया था, उसी स्क्रीन पर रिज्यूम बिजी हो जाएगा। तो बहुत ही फास्ट एंड सिक्योर फैसिलिटी है। जस्ट एक शॉर्टकट की के बेसिस पर आप इसको यूज कर सकते हैं और अपने डेटा की सेफ्टी को मेंटेन कर सकते हैं, उसको मेक श्योर कर सकते हैं। मैडम। ये यूजर फैसिलिटी, ये है यूजर मोड। हाँ। तो द नेक्स्ट वन टॉपिक इज, अब हम आते हैं सर ऑडिटिंग पर। जैसा कि हमने बात की, ऑडिटिंग मोस्ट रिक्वायर्ड फीचर रहता है बिजी में या किसी भी सॉफ्टवेयर में, जो जनरली देखा जाता है कि ईयर एंड पे जब हम अकाउंट्स को फाइनलाइज करते हैं, आईटीआर के डेटा को क्रॉस चेक करते हैं, हमारे जो ऑडिटर्स हैं, जो सीए पर्सन हैं, कंसल्टेंट्स हैं, उनको मोस्ट रिक्वायर्ड रहता है फीचर ऑडिट डिटेल्स का। तो ये भी फीचर डेटा को कंट्रोल करने में हमारी हेल्प करता है। अब सबसे पहले हम देखते हैं बिजी में जनरल मेन्यू के अंदर हमारे पास ऑप्शन होता है इनेबल वाउचर ऑडिटिंग। आप देख पाएंगे रेड कलर से मार्क किया है हमने यहाँ पर, इनेबल वाउचर ऑडिटिंग। जैसे ही आप इस ऑप्शन को यस करेंगे, राइट हैंड साइड स्क्रीन पर आप देखेंगे कॉन्फ़िगरेशन का बटन एक हाईलाइट हो जाएगा यहाँ पर। अब इस कॉन्फ़िगरेशन बटन पर जैसे ही आप एंटर करते हैं, तो कुछ एक इस तरीके से स्क्रीन आपके पास ओपन हो जाएगी कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, जहां पर आपसे पूछा जाएगा कौन से वाउचर टाइप्स हैं जिनकी एंट्रीज को आप चाहते हैं कि ऑडिट किया जाए। कौन से ऐसे वाउचर टाइप्स हैं जिनकी एंट्रीज को आप चाहते हैं कि ऑडिट किया जाए। तो यहाँ पर हमने डिफाइन किया सेल्स वाउचर सीरीज हमारी मेन, यूजर हु कैन यूजर हु कैन अप्रूव। नेक्स्ट हमसे क्वेरी पूछी जा रही है यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में। फर्स्ट हमने बता दिया वाउचर टाइप सेल, सीरीज कौन सी रहेगी मेन, कौन सा यूजर है जो डेटा को ऑडिट करेगा, जो डेटा को क्रॉस चेक करेगा। तो हमने क्या किया, जो हमारे रनिंग यूजर्स थे उनसे हट करके हमने एक सेपरेट यूजर बना दिया ऑडिटर के लिए, सीए के लिए एक सेपरेट यूजर बना दिया, और इस यूजर को हमने राइट दे दिए ऑडिट करने का। आप देखेंगे हमने इनेबल किया हुआ है। जब आप कॉन्फ़िगर करेंगे और बताएंगे कि कौन सा यूजर ऑडिट करेगा, जो कंपनी का सुपर यूजर होगा, मेन यूजर या एडमिन यूजर जो रहेगा, उनके पास ये राइट बाय डिफॉल्ट रहेगा, उसको आप अनेबल नहीं कर सकते, अनटिक नहीं कर सकते। तो यहाँ इस केस में ए जो यूजर है हमारा फर्स्ट, वो एडमिन यूजर है, तो इनके पास ऑलरेडी राइट्स हैं, और हमने सेकंड राइट्स दे दिए ऑडिटर को, हाँ मदन जी। और इसको हमने सेव करना है। अरे यार। सेव करने के बाद अब हम आएंगे बिजी में डिस्प्ले मेन्यू, डिस्प्ले में चेकलिस्ट, और चेकलिस्ट के बाद हमें आना है वाउचर ऑडिट रिपोर्ट पर। आप देखेंगे स्क्रीन में बिजी पर हम ऑडिट कॉन्फ़िगरेशन हमने इनेबल कर लिया और सेव कर लिया। अब ऑडिट कैसे करेंगे वो सीखते हैं। डिस्प्ले में चेकलिस्ट, वाउचर ऑडिट रिपोर्ट्स, और यहाँ पे जब हम एंटर करते हैं तो हमारे पास ऑप्शंस आते हैं दो, अनऑडिटेड वाउचर्स और ऑडिटेड वाउचर्स। जिसका मतलब है कि यहाँ पे हमसे दो ऑप्शंस पूछे जा रहे हैं रिपोर्ट को ओपन करने से पहले। आप वो एंट्रीज देखना चाहते हैं जो अभी तक अनऑडिटेड है, या सिर्फ वो एंट्रीज देखना चाहते हैं जो ऑडिट की जा चुकी हैं। अभी हमने कहा कि हम देखना चाहते हैं अनऑडिटेड वाउचर्स। तो जैसे ही हम एंटर करते हैं अनऑडिटेड वाउचर्स पर, तो आप देखेंगे कि रिपोर्ट कुछ इस तरीके से आपके सामने ओपन हो जाएगी बिजी में, लिस्ट ऑफ अनऑडिटेड वाउचर्स, लिस्ट ऑफ अनऑडिटेड वाउचर्स। यहाँ पे हमने सेल टाइप में आप देखेंगे सभी सेल के बिल्स हैं, सेल इनवॉइस हैं अलग अलग पार्टीज के, और
इसके साथ ही आप देखेंगे ऑडिट का एक स्टेटस आ रहा है यहाँ पर। ऑडिट का एक स्टेटस आ रहा है जो आपको ये इंडिकेट करेगा कि ये एंट्रीज अभी तक अनऑडिटेड है। इसका मतलब अभी तक ये ऑडिट नहीं की गई है, अप्रूव नहीं की गई है। अब ऑडिट कैसे करेंगे? ऑडिट करने के लिए बहुत ही यूजर फ्रेंडली और फास्टेस्ट तरीका यहाँ पे यूज किया गया है। एक शॉर्टकट की है जिसकी हेल्प से आप वाउचर्स को ऑडिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। शॉर्टकट की क्या है? F4। आप देखेंगे ब्लिंकर्स आपको हाईलाइट कराएगा F4 और लिखा हुआ है ऑडिट वाउचर। किसी वाउचर को अगर ऑडिट करना है, आपको अप्रूव करना है कि बिल नंबर ठीक है, इनवॉइस का अमाउंट ठीक है और इनवॉइस की डेट ठीक है, और हम चाहते हैं कि अब यहाँ से इसको ऑडिट कर दिया जाए। ये तो ऊपर इंफॉर्मेशन है जो रिपोर्ट में हमें अभी शो हो रही हैं। कोई पर्सन, अगर कोई यूजर ऐसा चाहता है कि यहाँ पे हम एंटर करें और वो इनवॉइस भी यहाँ पर ओपन हो जाएगा पूरा। इट मीन्स कि फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप यहाँ पर जस्ट एंटर प्रेस कीजिए और जिस इनवॉइस को आप ओपन करके देखना चाहते हैं डिटेल्ड में, वो इनवॉइस भी यहाँ से डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। तो स्टेटस आ रहा है अनऑडिटेड। अब हम यहाँ पे यूज करते हैं F4 की। तो जैसे ही आप प्रेस करेंगे F4, एक विंडो पॉपअप कुछ इस तरीके से आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, जहां पर आपसे पूछा जाएगा जो वाउचर आपने सिलेक्ट किया हुआ है, जो इनवॉइस आपने सिलेक्ट किया हुआ है, क्या सिर्फ वही वाउचर, यानी कि ओनली दिस वाउचर, या इस रिपोर्ट में जितने भी एंट्रीज आ रही हैं, जितने भी वाउचर्स रिपोर्ट में आ रहे हैं, ऑल वाउचर्स करने हैं। ऑडिट करने के लिए विधि आपसे ये जानना चाहता है कि सिर्फ जो सिलेक्ट किया हुआ है वो करना है या ऑल वाउचर करने हैं। तो दोनों ऑप्शंस हमारे पास हैं। वन शॉट में अगर सारा डेटा हमने क्रॉस चेक कर लिया है और एक बार में ऑडिट करना चाहते हैं, कन्वर्ट करना चाहते हैं ऑडिट में, तो ऑल वाउचर्स ले सकते हैं और वन बाय वन भी कन्वर्ट कर सकते हैं ऑडिट में। तो एक बार ऑडिट जब हो जाता है, अब इसके बाद हम वापस आते हैं एस्केप करके अपनी वापस स्क्रीन पर, और वापस हम आएंगे। अब हम चलते हैं रिपोर्ट देखने के लिए। अनऑडिट हमने देखा और अनऑडिट में ऑडिट कैसे करते हैं ये हमने सीखा। अब हम चलते हैं उस रिपोर्ट पर जो हमें दिखाएगी ऑडिटेड वाउचर्स, यानी कि जिनको हमने कन्वर्ट कर दिया है ऑडिट में, वो शो करेगी। ऑडिट वाउचर्स में जब आप आते हैं तो रिपोर्ट कुछ इस तरीके से आती है, लिस्ट ऑफ ऑडिटेड वाउचर्स, और यहाँ पर ये भी दिखाया जाएगा कि किस यूजर से लॉगिन करके बिल को जो है वो ऑडिट किया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि स्टेटस में दिखा ऑडिटेड बाय में ऑडिटर यूजर का नाम आ रहा है, यानी कि यूजर कौन है? ऑडिटर है। जो हमने राइट्स दिए थे सीए को, अपने टैक्स कंसल्टेंट को, ऑडिट को यहाँ पर ऑडिट करने के लिए, तो उसकी भी ट्रेल हमें मिल जाएगी कि किस यूजर ने इसको अप्रूव किया है, ऑडिटर यूजर ने इसको अप्रूव किया है। तो ये एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस है डेटा को ऑडिट करने का, उसको चेक करने का कि उसकी अकाउंटिंग, उसकी जो डेटा फीडिंग है वो ठीक हुई है एज पर अकाउंटिंग और एज पर जीएसटी लॉ या नहीं हुई है। वो हम यहाँ से इन रिपोर्ट्स की हेल्प से चेक कर सकते हैं और अपने डेटा को बाइफरगेट भी कर सकते हैं ऑडिट और अनऑडिट में। एंड लास्ट वन है हमारे पास यूजर कंट्रोल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यूजर कंट्रोल, जैसा हमने बात की कि बहुत बड़ा एक मॉड्यूल है सर। यूजर कंट्रोल अपने आप में एक बहुत बड़ा मॉड्यूल है। आप लोग भी इस चीज को रिलेट करेंगे स्क्रीन को देखकर कि यहाँ पे मल्टीपल फैसिलिटीज, मल्टीपल फीचर्स हमें दिए हुए हैं, और अब हम कोशिश करेंगे कि जो मेजर चीजें हैं जो जनरली रिक्वायर्ड रहती ही हैं हर एक बिजनेस में मोस्टली, वो तो हम आपको यहाँ पे ब्रीफ करें ही करें। अपार्ट फ्रॉम बाकी भी जो फीचर्स हैं वो आप यूज करके देख सकते हैं और हमारे सपोर्ट सेंटर से भी हेल्प ले सकते हैं इन फीचर्स के रिगार्डिंग, इनको यूज कैसे करना है, इनेबल कैसे करना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि हमने यूजर को मॉडिफाई मोड में ओपन किया है बिजी में। यूजर नेम आ गया, पासवर्ड आ गया, हिरार्की लेवल आ गया। हिरार्की लेवल हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं रिपोर्टिंग पर्पज से, कि जहां हम कहते हैं कि मैनेजर
और ऑनर वो हिरार्की 1 पर है, और जो बाकी के ऑपरेटर्स हैं वो हिरार्की 2 पर है। तो 1 वाले पर्सन 2 वाले पर्सन की सभी वर्किंग देख पाएंगे, और जो 2 वाले पर्सन हैं जिनका लेवल हिरार्की में 2 है, वो 1 वाले पर्सन की वर्किंग या रिपोर्टिंग नहीं देख सकते। इसका कंसेप्ट यहाँ पर यूज इस तरीके से किया जाता है। नेक्स्ट आता है स्पेसिफाई स्टेट फॉर दिस यूजर। एक ही कंपनी में अगर मल्टी स्टेट की बिलिंग की जा रही है, इट मीन्स हमारी जो फर्म है, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो मल्टी स्टेट्स में काम करती है। डेटा एक सेंट्रलाइज है हमारा, और मल्टी स्टेट से हमारी बिलिंग होती है। तो जब यूजर लॉग इन करेगा, तो वो यूजर किस स्टेट का है वो हम यहीं पर डिफाइन कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे जो ऑप्शन है, हम उनको अभी टेकअप कर रहे हैं, और इसमें फीचर्स है हमारे पास स्पेसिफाई स्टेट फॉर दिस यूजर। यहाँ पे हम नो को यस करेंगे और यहाँ पे इस यूजर का स्टेट डिफाइन कर देंगे। स्पेसिफाई वाउचर सीरीज ग्रुप। वाउचर सीरीज ग्रुप भी बिजी में एक बहुत अच्छा फीचर्स है, डेटा को, रिपोर्ट्स को कंट्रोल करने का, रिपोर्ट्स को मॉनिटर करने का। कि एक ग्रुप आपने बना दिया और आपने कहा कि सिर्फ इस ग्रुप की रिपोर्टिंग आप स्पेसिफिक किसी पर्सन को दिखाना चाहते हैं, तो वो ग्रुप आपने यहाँ पर टैग करके उनको यूजर में दे दिया। सेल्स की जैसे मल्टीपल सीरीज है आपकी, सेल्स हो गई, सर्विस हो गई, ट्रेडिंग हो गई, कुछ इस तरीके से। या फॉर एन एग्जांपल आपके पास 3 अलग अलग शोरूम है, तीनों की बिलिंग एक ही डेटा में चलती है, और अब आप चाहते हैं कि जिस शोरूम पे जो एग्जीक्यूटिव वर्किंग कर रहा है उसको सिर्फ उसी की वर्किंग शो हो, उसी की रिपोर्ट्स दिखे, तो वो भी यहाँ पे मैनेज किया जा सकता है अलग अलग वाउचर सीरीज ग्रुप बनाकर। नेक्स्ट वन है बाइंड यूजर विद स्पेसिफाइड हार्ड डिस्क। अब ये कितना अच्छा कंट्रोल हमें यहाँ पर बिजी में मिलता है, बाइंड यूजर विद स्पेसिफाइड हार्ड डिस्क, कि जिससे हम ये मेक श्योर कर सकते हैं हमारे ऑफिस में 4 अलग अलग एग्जीक्यूटिव्स हैं, चारों एग्जीक्यूटिव्स अलग अलग सिस्टम पर काम करते हैं, और हमने चारों की अलग अलग यूजर आईडी पासवर्ड बनाई हुई है। अब हम ये चाहते हैं, ये मेक श्योर करना चाहते हैं कि जो ऑपरेटर जिस सिस्टम पर बैठता है उसी सिस्टम पर बैठ के बस अपना काम करे, अपने यूजर से लॉगिन कर पाए, किसी दूसरे सिस्टम पे बैठ के अपने यूजर से लॉगिन ना कर सके, सिर्फ अपनी सीट पे बैठ के अपने यूजर से लॉगिन करे। तो वो फैसिलिटी भी यहाँ पर है कि आप यूजर को बाइंड कर सकते हैं हार्ड डिस्क नंबर के साथ, कि उस सिस्टम का जो हार्ड डिस्क नंबर है जिसके साथ आप उसको बाइंड करना चाहते हैं, रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं, यस करके वो सीरियल हार्ड डिस्क नंबर यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। तो इनका जो यूजर आईडी पासवर्ड होगा वो सिर्फ इसी हार्ड डिस्क पे काम करेगा लॉगिन करने के लिए, बाकी किसी भी सिस्टम से वो लॉगिन नहीं कर सकते। एंड इसमें अभी एक ऑप्शन है जो हमारे पास नेक्स्ट है बाइंड यूजर विद हार्ड डिस्क के बाद, रीड कंट्रोल फॉर फ्रॉम अदर यूजर्स। हम इसमें स्पेसिफाई एक पूरा रोल मॉडल बना सकते हैं अपने यूजर्स के लिए। इसको और अच्छे तरीके से समझने के लिए हम एक केस समझते हैं, कि जहाँ पर हम कहते हैं कि हमारा एक परचेज डिपार्टमेंट अलग है, एक सेल्स की पूरी टीम अलग है, और एक बिलिंग की पूरी टीम अलग है, और हर एक टीम में 4 से 5 पर्सन या ज्यादा पर्सन भी काम करते हैं। अब हम चाहते हैं कि जो राइट्स, जो भी परमिशन हम एक टीम के किसी एक मेंबर को देना चाहते हैं, वही सारे राइट्स, वही सारी परमिशन उस टीम के बाकी सभी मेंबर पर्संस को भी देना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सिर्फ एक यूजर को कॉन्फ़िगर करना है अपने अकॉर्डिंग, जो भी परमिशन और राइट्स हमें उस यूजर को देनी है। बाकी के यूजर्स जब हम बनाएंगे, उस टीम के बाकी के यूजर्स जब हम बनाएंगे, तब हमारे पास ये फैसिलिटी होगी कि हमें दोबारा से सारी परमिशंस या रिस्ट्रिक्शंस इनेबल या डिसेबल नहीं करनी होगी उनके लिए। हम सिर्फ एक प्रोविजन कर सकते हैं, एक ऑप्शन यूज करेंगे यहाँ पे, रीड कंट्रोल फ्रॉम अदर यूजर। जैसे ही हम इसको यस करेंगे, तो प्रीवियस जितने भी पहले हमने यूजर बनाए हुए हैं, और हम चाहते हैं जिस यूजर के राइट्स कॉपी हो जाए इस यूजर के लिए, वो यहाँ पर हम सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि एग्जांपल यूजर ए है, और यूजर ए को हमने जितने भी राइट्स दिए हुए हैं वो सेम राइट्स यूजर बी को भी मिल जाए,
सेम परमिशन बी को भी मिल जाए। तो बी यूजर में आकर के हमें सारी कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर रीड कंट्रोल फ्रॉम अदर यूजर में यस करेंगे और सिलेक्ट कर लेंगे ए यूजर। तो ए यूजर के राइट्स ऑटोमेटिकली बी को सारे मिल जाएंगे। इसी तरह से अब नीचे आते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड पर ही, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे और भी ऑप्शंस मल्टीपल दिए हुए हैं, जैसे अलाउ मॉडिफिकेशन ऑफ कंपनी, कंपनी के एड्रेस में नेम में चेंज करने का राइट देना है इस यूजर को, यस या नो। फिर ऑप्शन है हमारे पास अलाउ प्राइस चेंज इन वाउचर, जो इनवॉइसेस बन चुके हैं या जो इनवॉइस बनने वाले हैं आगे, और हमने जो प्राइसिंग सेट की हुई है बैकएंड से, हर एक प्रोडक्ट का जो एक प्राइस रखा हुआ है, क्या यूजर उस प्राइस को चेंज कर सकता है? आप ऐसी परमिशन देना चाहते हैं या उसको रोकना चाहते हैं? इसको और डिटेल में थोड़ा समझते हैं। अलाउ प्राइस चेंज इन वाउचर, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे पूछा जाएगा कि कौन से वाउचर में आप चाहते हो कि उनको राइट दिया जाए चेंज करने का, या कौन से वाउचर्स ऐसे हैं जिनमें राइट नहीं देना है चेंज करने का। अगर हम सब पे इनेबल कर देते हैं तो वो किसी भी ट्रांजेक्शन में प्राइस चेंज नहीं कर पाएंगे, और सबको अनटिक रखते हैं तो फिर वो चेंज कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमारी ये कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके से आप कर सकते हैं। ऊपर हेडिंग आ रही है डिसअलाउ प्राइस चेंज कॉन्फ़िगरेशन, कि किस किस वाउचर के लिए, ट्रांजेक्शन के लिए आप चाहते हैं कि प्राइसेस जो है वो चेंज ना किए जाएं। नेक्स्ट है इसी के साथ अलाउ डिस्काउंट चेंज। अब नेक्स्ट ऑप्शन इसी के नीचे आते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड में, प्राइस चेंज के बाद अलाउ डिस्काउंट चेंज। प्राइस तो हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, क्या डिस्काउंट में भी हम चाहते हैं कि डिस्काउंट ना चेंज कर पाए? हमने पार्टी वाइज डिस्काउंट यूज किया है, एक पार्टी को 10, एक को 12 और एक को 15%, अलग अलग पार्टी के अकॉर्डिंग हमने डिस्काउंट फिक्स कर दिया डेटा में। तो अब जो हमारा बिलिंग वाला ऑपरेटर है, क्या वो उस डिस्काउंट की परसेंटेज को बिलिंग के समय चेंज कर सकता है? हमें अलाउ या डिसअलाउ दोनों के लिए प्रोविजन यहाँ पे हम बता सकते हैं। फिर आगे चलते हैं, कुछ एक ऑप्शन है जैसे अलाउ प्रिंटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट। एक यूजर सिर्फ हम चाहते हैं कि एंट्री करे, कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिंट ना करे, प्रिंटिंग का उनका कोई काम नहीं है, वो किसी रिपोर्ट का प्रिंट आउट ना ले, किसी इनवॉइस का प्रिंट आउट ना ले, तो हम उसको डिसअलाउ कर सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है रीप्रिंटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, कि यहाँ पे आप एक इनवॉइस को अगर एक बार आपने प्रिंट करवा दिया है एक यूजर से, और वो यूजर अगर उसको दोबारा प्रिंट लेता है तो वो ना ले पाए, तो वो भी इनेबल या डिसेबल आप यहाँ पे कर सकते हैं। हाइड वैल्यू ऑफ आइटम इन रिपोर्ट्स, कोई भी रिपोर्ट जब वो ओपन करेंगे तो जो भी प्रोडक्ट की वैल्यूज हैं आप चाहते हो उनको दिखाना या उनको हाइड करना, तो प्रोविजन है कि आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं इस तरीके से। फिर इसी के साथ आप देखेंगे कि इसी बॉक्स में राइट हैंड साइड पे भी कुछ फीचर्स हैं, जैसे अलाउ ईमेल ऑफ रिपोर्टिंग, क्या रिपोर्ट को ईमेल किया जाना चाहिए? अलाउ एसएमएस ऑफ रिपोर्टिंग, इनवॉइस जो है वो एसएमएस किया जा सकता है इस यूजर की हेल्प से। फिर नीचे आते हैं, इसी में और ऑप्शन है हमारे पास, अलाउ एक्सपोर्ट ऑफ रिपोर्ट, किसी भी रिपोर्ट को पीडीएफ या एक्सेल में लेके जाया जा सकता है। अलाउ डेटा बैकअप, क्या ये यूजर डेटा का बैकअप ले सकता है? बैकअप लेने का राइट हम हर किसी को नहीं दे सकते, क्योंकि सिक्योरिटी पर्पज से वो ऑथराइज पर्सन को ही अलाउ करना चाहिए। अलाउ प्रिंटिंग ऑफ वाउचर, किसी भी इनवॉइस को प्रिंट करने का परमिशन देना है या नहीं देना। एंड दी नेक्स्ट वन जो एक इम्पोर्टेंट है, जो मैं चाहूंगा कि यहाँ पर हम इसको हाईलाइट करके आप लोगों के साथ शेयर करें, रिस्ट्रिक्टेड रिस्ट्रिक्ट बैकडेट एंट्रीज। बैकडेट एंट्रीज को कैसे रोका जाए कि किसी भी यूजर से बैकडेट में कोई एंट्रीज ना हो? तो जैसे ही आप इसको यस करके ऑन करेंगे, कन्वर्ट करेंगे यस करके, ये एक विंडो कॉन्फ़िगरेशन की ओपन हो जाएगी, जहां पर आप बताएंगे कि सबसे पहले कौन से वाउचर्स ऐसे हैं जिनमें आप चाहते हैं कि बैकडेट एंट्री अलाउ हो या डिसअलाउ हो। दोनों प्रोविजन है बिजी के अंदर, सिर्फ रिस्ट्रिक्शन लगाने का भी ऑप्शन नहीं है, अलाउ या डिसअलाउ दोनों प्रोविजन है। तो वो आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, कि जैसे हमने कहा कि सेल्स वाउचर और 5 दिन की जो बैकडेट एंट्रीज है वो अलाउड होनी चाहिए, और किस सीरीज में होनी चाहिए। अगर मल्टीपल सीरीज है तो सिलेक्टेड सीरीज भी ले सकते हैं और ऑल सीरीज भी ले सकते हैं। और इसी विंडो पे सेव करने से पहले हमारे पास दो प्रोविजन है, अलाउ बैकडेट एंट्रीज और डोंट अलाउ बैकडेट एंट्रीज, कि इतने दिन के लिए बैकडेट एंट्रीज अलाउ करनी है या इतने दिन से पहले हमें डोंट अलाउ
करना है एंट्रीज को। तो ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छा फीचर है इसमें, जिसको हम यूज कर सकते हैं और अपने यूजर्स को कंट्रोल कर सकते हैं कि वो बैकडेट में कोई एंट्री पोस्ट ना करें, मॉडिफाई ना करें, या मैक्सिमम कितने दिन की हमें उन्हें परमिशन देनी है मॉडिफाई और चेंज करने की। फिर इसी में आप देखेंगे मेन्यू राइट्स एक ऑप्शन आ रहा है। मेन्यू राइट्स एक ऑप्शन है राइट हैंड साइड पर, जो कॉन्फ़िगरेशन की विंडो जो हमने अभी डिस्कस करी इससे जस्ट ऊपर, ट्रांजैक्शन, सेल्स, परचेज, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, कि किसी यूजर को अगर आपको सिर्फ राइट देना है बिल बनाने का, तो वो यहाँ से आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे सेल्स के अंदर हमने इनेबल किया हुआ है, और इसके जो सब ऑप्शन है ऐड, मॉडिफाई और लिस्ट, हमने सिर्फ इसको इनेबल किया हुआ है। हम नहीं चाहते कि ये यूजर किसी बिल को कैंसिल करे या डिलीट करे, तो हमने उस पर से चेकबॉक्स हटा दिया है, अनटिक कर दिया है। आप देखेंगे विंडो में सेल्स में जो फीचर्स हैं हमारे पास, ऐड, मॉडिफाई, लिस्ट, डिलीट, व्यू एंड कैंसिल, इसमें से हमने डिलीट एंड कैंसिल को अनचेक कर दिया है, अनटिक कर दिया है, जिसकी हेल्प से क्या होगा कि ये यूजर अब किसी भी इनवॉइस को डिलीट नहीं कर सकते और कैंसिल नहीं कर सकते। तो इस तरीके से हम अपने जो ऑपरेटर्स हैं, जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, जिनके लिए हमने यूजर आईडी पासवर्ड सेपरेट बनाई हुई हैं, उनको हम अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हैं, उनको हम अपने अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि कौन से यूजर को, कौन से ऑपरेटर को कितनी परमिशन देनी है, क्या क्या काम करने की परमिशन देनी है। और ओवरऑल इन सभी फीचर्स की हेल्प से हम अपने पूरे डेटा को मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, जिस तरीके से हम चाहते हैं कि हमारे सॉफ्टवेयर में वर्किंग हो, हम उसको उसके अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। सो डियर कस्टमर्स, ऑफिशियली हमारा जो वेबिनार सेशन है वो हम यहाँ पर आज एंड करते हैं। होप कि आप सभी को ये फीचर्स यूजफुल रहेंगे अपने अपने सॉफ्टवेयर में, अपने अपने सिस्टम में, और आप लोग इसको ज़रूर अप्लाई करेंगे। और इन फीचर्स के रिगार्डिंग जब आप इनको कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, जब आप इनको यूज़ कर रहे हैं, कोई भी डाउट एंड क्वेरीज रहती हैं तो बिजी के सपोर्ट हेल्पलाइन से कॉल करके आप हेल्प ले सकते हैं, टेलीफोनिकली और ऑनलाइन। और अपने अपने रिस्पेक्टेड चैनल पार्टनर से, बिजी चैनल पार्टनर से भी आप हेल्प ले सकते हैं। तो कीप सिक्योर योर डेटा विद द पावर ऑफ हाईली कॉन्फ़िगरेबल बिजी। So the thank you so much to joining this session and make it valuable for to all of us.